जय गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे सीए इंटरमीडिएट की ऑडिटिंग एंड एथिक्स की इस क्लास में दोस्तों, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। ऐसे 210 हमने कंप्लीट कर लिया था एंड वी हैड कम टू ऐसे नहीं एसक्यूसी। हमने एसक्यूसी कौन सा कवर कर लिया था दोस्तों? एसक्यूसी 1 का डिस्कशन हमने स्टार्ट कर दिया था। क्या था एसक्यूसी 1? इनफैक्ट काफ़ी कुछ कवर कर लिया था उसमें हमने, और हमने देखा कि ये वो स्टैंडर्ड है जो बेसिकली आपको कहता है कि बॉस आपको क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाना चाहिए। तो एक सिस्टम बनाओ पॉलिसी और प्रोसीजर वाला, जिसमें 6 मुद्दे होना चाहिए आपके। क्या 6 मुद्दे? सबसे पहले लीडर कौन होगा, दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, तीसरा ह्यूमन रिसोर्स बढ़िया अच्छा एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, चौथा ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी, पांचवा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और छठा मॉनिटरिंग। हमने इसमें 1 2 3 4 डिस्कस कर लिया था और अब अपन आ रहे हैं 5th पॉइंट पे, विच इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। दोस्तों एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ है? एंगेजमेंट परफॉर्म करना, इसका मतलब ऑडिट परफॉर्म करना। यानी ऑडिट परफॉर्म करने के लिए आप टीम भेजोगे और उसका एक मुखिया होगा, मुखिया का नाम होगा ईपी एंगेजमेंट पार्टनर और टीम का नाम होगा ईटी एंगेजमेंट टीम। मुखिया की जिम्मेदारी क्या है कि वो प्रॉपर डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू करे। किसका? टीम का। तो डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस विल ओनली बी अचीव्ड इफ वी गिव देम प्रॉपर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। जिसमें हमें क्या क्या चाहिए? वी शुड ब्रीफ देम विद द ऑब्जेक्टिव्स। आपके ऑब्जेक्टिव कैसे वेरी कर सकते हैं? जैसे अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो सी if company has shown lesser profits, लेकिन वहीं पे हो सकता है कि आप कंपनीज एक्ट का ऑडिट करो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इफ कंपनी हैज शोन मोर प्रॉफिट्स, इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है, बट मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि नेचर ऑफ असाइनमेंट से आपके ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकते हैं। उसका रीजन क्या है बेटा? उसका रीजन ये है कि आप लॉजिकली खुद सोचो, इनकम टैक्स में हमेशा डर क्या है? कि कंपनी क्लाइंट हमारा टैक्स बचाने के चक्कर में प्रॉफिट कम दिखाएगा, जबकि अकाउंटिंग अदरवाइज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनियां चाहती है कि भैया प्रॉफिट पीएनएल में ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। आइडियल सिचुएशन क्या है? पीएनएल में प्रॉफिट ज़्यादा, इनकम टैक्स पे कम, ताकि शेयर की वैल्यू भी बढ़े और टैक्स भी कम लगे। इसलिए आपके ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकते हैं। तो पहले आप टीम को बताओ कि भैया अपने को ये ऑडिट करना है, वो करना है, दोनों करना है, फोकस हमारा क्या होगा, पहला। दूसरा, यू शुड टेल देम द प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग विद द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब एसेज आपको कैसे अचीव करना है, उसका प्रोसेस आप उन्हें बताइए कि एंगेजमेंट में आपको कांस्टेंट सुपरविजन में रखा जाएगा और ज़रूरत पड़ने पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और आप अपना रिव्यू सेट करिए। तो रिव्यू कौन करता है? नॉर्मली एंगेजमेंट पार्टनर। कब करते हैं ये? बिफोर द एंड ऑफ ऑडिट। इससे आप इंश्योर करोगे कि टीम ने जो जो आपने उनको समझाया था वो किया है। एंड रिव्यू में चेक किया जाएगा कि हमारे वर्किंग पेपर डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए, क्योंकि उससे ही प्रूफ मिलेगा हमें कि काम हुआ है या नहीं। इसका मतलब आपने सबसे पहले क्या किया? टीम को उसके ऑब्जेक्टिव समझाए। सेकंड, एसेस का इंपॉर्टेंस बताया। फिर पूरे ऑडिट के दौरान उनको सुपरवाइज और ट्रेन करते गए काम करने के लिए, और फिर आखिरी में ऑडिट के रिव्यू किया, और रिव्यू के दौरान चेक किया कि डॉक्यूमेंटेशन जो जो काम किया उसका नोटिंग करी या नहीं, है इंपॉर्टेंट है। पहले जमाने में होता तो क्लास में तुम कुछ पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे। आजकल तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है, तो तुमको नोट्स बनाने की कोई खास जरूरत नहीं।
बट ऑडिट टीम को नोट्स बनाने की उसने जो जो चेक किया वो उसे रिपोर्ट करे। तो ये तो डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू परफॉर्मेंस का एक पॉइंट हो गया। अगला कंसल्टेशन। कंसल्टेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझो आप, कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है बट समझ लीजिए। कई बार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ऑडिट करता है तो हो सकता है कि उसको किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट का नॉलेज कम हो और उसके ही कोई दूसरे पार्टनर या ऑफिस के दूसरे स्टाफ या हो सकता है कोई दूसरा सीए जो दूसरी सीए फर्म में, उसका दोस्त, उसे उसका नॉलेज हो, हमें भी उसका एक्सपीरियंस हो उस एरिया में, हमारा कम है, तो क्या मैं उससे पूछ सकता हूं? हाँ बिल्कुल, इसी को कहते हैं कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन कैन बी from the people within the audit firm, it can be from outside the firm. Consultation can be with an objective of getting some advice about any matter जहां पे अपन फंसे हुए। तो कंसल्टेशन में इंक्लूड डिस्कशन at appropriate professional level with individuals who can be within or outside the firm, who have specialized expertise to resolve a difficult or contentious matter. Contentious का मतलब क्या है? Debatable, problematic, confusing matter pertaining to an engagement. It can be from external sources. ये स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज से ये सीए भी हो सकते हैं और अदर्स भी हो सकते हैं। ये जो है ये डिस्कशन मोड पे भी हो सकता है, फॉर्मली भी हो सकता है, इसे कंसल्टेशन कहते हैं। हर ऑडिट में आपको कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको इंश्योर करना है कि कंसल्टेशन लेने के लिए आप प्रॉपर पॉलिसी बनाओ, ताकि टीम को कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो आपको बोल सके, पार्टनर को, और पार्टनर को ज़रूरत पड़े तो उसे पता हो कि मैं कंसल्टेशन कहाँ कहाँ ले सकता हूँ। देन वी हैव एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये क्या है? कभी ऐसा हुआ है लाइफ में दोस्तों कि तुमने बहुत सोच विचार के फाइनली आज डिसाइड कर लिया है कि आज मैं उसे मैसेज कर दूंगा, आर या पार जो भी होगा देखा जाएगा, उठाया तुमने फोन और तुमने मैसेज टाइप किया, एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार एडिट किया, कई बार पढ़ा, फाइनली अब तुमको लगा ये स्क्रिप्ट एकदम सही है, ये मैं मैसेज पोस्ट कर देता हूं। मेरा सवाल आपसे ये है दोस्तों कि ये डिसाइडर मैसेज होने वाला है, इसे पढ़ के या तो वहां बोलने वाली है या ना बोलने वाली है, या तो वो आपको ब्लॉक करने वाली है या वो आपको रॉक करने वाली है। ज्यादा हो गया सर। तो ये मैसेज भेजने से पहले आप बताइए, क्या बेहतर होगा क्या कि आप अपने किसी दोस्त को ये मैसेज पढ़ा दो? क्या फायदा होगा सर उससे? दोस्त ने मैसेज पढ़ा तो हो सकता है वो आपको कुछ टिप्स दे दे, जैसे कि हमको लगा कि यार इतना क्रिटिकल है, तो जब हम ये मैसेज भेजने ही वाले थे कि हमारा फ्रेंड आया, नज़दीकी दोस्त, उसने बोला भाई क्या कर रहा है, इधर से फ़ोन लगा रहा हूँ, काट क्यों रहा है? मैं घर ही आ गया। मैंने बोला यार भाई मैसेज लिख रहा था। उसने बोला किसको? मैंने बोला यार स्विट्टी को। उसने बोला क्या बात है ये, हाँ बहुत बढ़िया, कोई बढ़िया पिक्चर देख के आया, काफ़ी करेजियस स्टेप ले रहा है। हम बोला हाँ यार भाई अब बहुत हो गया यार, सोचते ही रह गए, करें नहीं करें, बोले नहीं बोले, आज फाइनली आर्या पार मैसेज भेज रहे हैं, जरा पढ़ ले यार। तो अपन ने दोस्त को पढ़वाया, दोस्त ने पढ़ा, बोले अबे क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है भीख मांग रहा है, बी अ मैन, ढंग से लिख, ये रो पढ़ के क्या बोल रहा है यार। हमला यार ऐसा लग रहा है क्या? बोले और नहीं तो क्या। यार हमने 3-4 बार पढ़ा है यार, तू सही बोल रहा है, तेरे बोलने के बाद अब उस नजरिए से देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है? कई बार हम किसी चीज में अंदर इतने डूब जाते हैं कि हमको लगता है सब कुछ ठीक है, जबकि एक्चुअल में अगर एक थर्ड व्यक्ति उसे देखेगा तो उसे लगेगा कि ओहो इसमें तो कुछ बेसिक मिस्टेक्स है। तो ये छोटा सा बट इंपॉर्टेंट मैसेज आपने अपने दोस्त से रिव्यू करवाया, तो इससे फायदा ये हुआ कि उसने आपको कुछ टिप्स दे दिए कि बॉस इसमें थोड़ा चेंज कर, इसको ऐसे कर, फिर आप मैसेज जाओगे तो और ज्यादा पावरफुल, इंपैक्टफुल मैसेज बने। और दोस्त ये बात ध्यान रखना कि ऐसे समय में जिस दोस्त को आप मैसेज दिखा रहे हो, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले दोस्त की इंडिपेंडेंस का। अगर आपकी कहानी में स्ट्रेट लाइन नहीं ट्रायंगल है, यानी आप और आपका दोस्त दोनों ही उस पर फोकस करे हुए हैं, तो भूल के भी उसे मत दिखाना। इंडिपेंडेंस इशू, दोस्त भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। हमने दोस्त को दिखाया, उसने बोला अरे वाह यार बहुत बढ़िया मैसेज लिखा है, हमने पहली बार देखा, हमने बोला यार ये कि लल्लू को पूछ लिया,
इसका खुद का कोई अनुभव ही नहीं है, हमें तो चाहिए कोई लव गुरु टाइप का गुरु जो हमें समझाए कि यार बॉस इसमें कैसे होना चाहिए। ये क्या मैंने गलत आदमी से पूछ लिया। बस आप सोचो दोस्तों कि आप एक छोटे से इस मैसेज को वेरीफाई कराना चाह रहे हो, तो बड़ी बड़ी कंपनी के तुम ऑडिट कर रहे हो और तुम एवं ही अपना घर के ऑडिट, अपना रिव्यू बिना कराए खुद अपने डिसीजन से ओपिनियन दे रहे हो। तुम्हें नहीं लगता है कि बड़ी कंपनियां जैसे लिस्टेड कंपनी जिसमें जनता का पैसा लगा है, ऐसी कंपनियों का ऑडिट करने से पहले तुम्हें अपनी ही फर्म के किसी दूसरे पार्टनर को बुला के एक बार उसको रिव्यू करा लेना चाहिए कि भाई देख ले सब कुछ ठीक है या नहीं। और वो एक बार देख लेगा तो ऐसा नहीं है कि अंदर घुस घुस के देखेगा, बोला अच्छा चलो लाओ सारे आर्टिकल मुझे दे दो, सारे वर्किंग पेपर मुझे दे दो, चलो वापस से ऑडिट करेंगे। हमने बोला प्रभु तेरे को सिर्फ क्या करना है, तेरे को पटाना नहीं है, सॉरी तेरे को ऑडिट नहीं करना है, तेरे सिर्फ देखना है। तो इसको देख ले, तेरे हिसाब से प्राइमा फेसी वर्किंग पेपर से सब सही लग रहा है, कुछ पूछना है तो हमसे पूछ ले। अच्छा वो भी एक्सपीरियंस्ड आदमी है, पार्टनर लेवल का आदमी, पर इंडिपेंडेंट है, उसने ही ऑडिट नहीं किया ये तय। क्यों? क्योंकि उसने किया होगा तो फिर फायदा नहीं उससे करा के। हमें एक इंडिपेंडेंट आदमी चाहिए जो पहली बार इसको देख के बोले कि अरे बाप रे इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो हमने बुलाया उस एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को और हमने बोला कि भाई इसको एक बार ऑडिट कर दे, वेरीफाई कर दे। उसने बढ़िया मस्त वेरीफाई कर दिया। अब हमको लगा कि कमबख्त तो ज़्यादा है, ये ऐसा नहीं हो कि ये है ना ऐसे ही पल्ला झाड़ने के लिए ऐसे ही कर देता। हमने बोला भाई तेरे को है ना लिखना भी पड़ेगा कि मैंने वेरीफाई किया, साइन कर, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वेरीफाई कर। तो उसने फिर बोला अच्छा रुक अच्छे से देखने दे। फिर उन्होंने देखा, उसने बोला अरे ये वाले मैटर में तुमको गलतियां मिली, रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? उसने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, मटेरियल नहीं है इस तरह से। हमने बोला अरे ये बहुत बड़ा प्रोविजन बनाया इस साल कंपनी ने, इसका क्या कारण है? तो जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है, जो रिस्की मैटर्स है, उसने हमसे डिस्कस किया, हमने उसके जवाब दिए। फिर वो संतुष्ट हुआ, उसने बोला हाँ ठीक है तुमने काम ऐसा ऐसा ही किया और जो तुम्हारे वर्किंग पेपर है, तुम्हारी रिपोर्ट है, सब मैच कर रही है। चलो मैं डॉक्यूमेंट कर देता हूँ और मेरी तरफ से ओके, अब तुम रिपोर्ट इशू कर दो। ऐसे रिव्यू को कहा जाता है दोस्तों एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये सारी ऑडिट में कराना जरूरी नहीं है, ये तभी कराने की जरूरत है दोस्तों जब आप कोई लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो या आपकी फर्म ने इंटरनल पॉलिसी बना रखी है कि नहीं हम है ना सारी लिस्टेड कंपनी तो ऐसे ने बोला, किसी ने बोला उसका करेंगे, इसके अलावा कोई भी बैंक, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी जैसे इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, इन सब में भी हम ये प्रोसेस लगाना चाहते हैं। तो वो आपकी अपनी चॉइस है वॉलंटरली। बाकी आपको कंपल्सरली लिस्टेड कंपनी के ऑडिट में ये प्रोसेस लगाना ही है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये सीए कर रहा है, अपना पार्टनर ही कर रहा है, अपना भाई कर रहा है दोस्त। हालांकि ऐसा कहा है कि अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो फिर आपको दिक्कत आएगी, तो फिर आप कोई बाहर के सीए से ये करवा सकते हो। लॉजिक आया समझ में? देखिए क्या बोला है, सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड इन एंगेजमेंट शुड बी रिव्यूड बाय एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर फॉर टेकिंग ऑब्जेक्टिव व्यू बिफोर रिपोर्ट इज इशूड। तो उसका काम पूरा ऑडिट वापस से करना नहीं है, सिर्फ सिग्निफिकेंट जजमेंट पे फोकस करेगा। हेडिंग देखो दोस्तों, तुम्हारे लिए एक एक करके बनाई है। कोई है जो दिन रात सो नहीं रहा है और तुम्हारे लिए बैठा है और ड्राफ्ट कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, सोच रहा है, नजरअंदाज कर रहे हो तुमसे। एक्सटेंट ऑफ रिव्यू प्योरली किस पे डिपेंड करेगा? कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और रिस्क कितना है कि भाई रिपोर्ट गलत ना हो जाए। एंगेजमेंट पार्टनर की क्या जिम्मेदारी है? तो एक चीज समझ लेना, एंगेजमेंट पार्टनर ये ना सोचे कि मैंने किसी से रिव्यू करा लिया तो मेरी जिम्मेदारी कम हो गई। जिम्मेदारी पूरी उसी की है। लागू किस पे होता है? सारी लिस्टेड एंटिटी के ऑडिट पे। अदर एंगेज फर्म चाहे तो एक क्राइटेरिया बना सकती है कि किस पे करवा, खत्म, और कुछ भी नहीं। बाकी फाइनल में बहुत डिटेल में तुम्हारे सिलेबस में कि कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या चेक करेगा, क्या नहीं करेगा, वो सारी चीज। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ऐसा हो सकता है दोस्तों क्या कि कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए? तुम दोस्तों के बीच में क्या कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए हैं? हाँ सर आए। क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए? ओपनहाइमर देखेंगे? नहीं नहीं बारबी देखेंगे, मुझे बारबी देखना है। अरे बारबी क्या यार, इस उम्र में बारबी थोड़े ना देखता है, तेरी उम्र गई डॉल्स के साथ खेलने की। इसने बोला तो क्या न्यूक्लियर बम मारने की उम्र है हमारी? ओपनहाइमर देखना है? हटा। हम बोल रहे हैं एनिमल देखेंगे, एनिमल देखेंगे। वो बोल रही एनिमल नहीं, मुझे तो विक्की को देखना। हमने बोला विक्की हो गया बुक, रजिस्ट्री हो गई उसकी, क्या करेगी उसको देख के?
ओ नहीं, हम तो सहम बात तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमारा कहना है ये बेहतर है, उसका कहना होगा डिसीजन मेकिंग में इशू आ रहा है। चलो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हुआ, ये तो डिसीजन मेकिंग हो गई। अब सपोज फॉर एग्जांपल फाइनली आपको तो मालूम ही था क्या होना है, हार आपकी होनी है, आप सहम बहादुर देखे आए, और उसके बाद में फिर जब बाहर निकले उसने बोला क्या हुआ, बोला क्या पिक्चर थी यार, उसने बोला थी तो सही थी, यार सवाल ही नहीं, बोला बिल्कुल सही। जितने में आ गए वो इंडिया टीवी वाले बोले बताइए पिक्चर का रिव्यू दीजिए कैसी लगी आपको। हम दोनों ने ऐसी बात कर रखी है दोस्तों कि कभी भी हम है ना पब्लिक में एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ऐसा हमारा जॉइंट डिसीजन है कि वो और मैं कभी भी पब्लिकली अलग अलग स्टैंड नहीं लेंगे। क्योंकि क्या है, ऐसा हमने देखा है कि लोग ने काफ़ी फायदे उठाए, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफ़ी है, पर हमने बोला नहीं पब्लिकली हमारा स्टैंड ऑफ ओपिनियन हमेशा एक होना। अब हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, उसका कहना है हम तो अच्छा रिव्यू देंगे, हमने बोला सवाल ही नहीं उठता। आप बताइए दोस्तों ऐसे केस में क्या किया जाए। सर बहुत एक्सपीरियंस लग रहा है, अरे तुम लोगों से ही सीखा है मैंने। हाँ यार दोस्तों, ऐसे कहता है एसक्यूसी कहता है कि ऐसा हो सकता है कि ऑडिट में टीम मेंबर्स के बीच में दो एंगेजमेंट पार्टनर है, उनके बीच एंगेजमेंट पार्टनर और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बीच में, जिससे मैंने कंसल्टेशन लिया उससे और मेरे बीच में किसी के भी बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं। तो पॉलिसी प्रोसीजर की जिम्मेदारी है कि वो लिख के बताए कि इसे कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। इतनी शानी बात करिए इस एसक्यूसी ने, उसने बताया नहीं है कि कैसे रिजॉल्व करना, उसने बोला आपके ऊपर है, आप करो। तो टीम के बीच में हो सकता है, जिससे आपने कंसल्टेशन लिया उससे हो सकता है, पार्टनर और रिव्यूअर में हो सकता है। ये बात तय है कि रिपोर्ट तभी इशू होगी जब ये डिफरेंस रिजॉल्व हो जाएगा। और कैसे रिजॉल्व होगा, इसके लिए प्रोसीजर्स फर्म को बनाना पड़ेंगे, जैसे कि मैं भी किसी और फर्म से, प्रोफेशनल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी से कंसल्ट करके। बट मुद्दे की बात दोस्तों एकदम क्लियर है क्या? यप, थैंक यू यश भाई। तभी तो क्या है दोस्त, यही पर्टिकुलर रीजन है जिस कारण से क्या है आप तो इन्होंने क्या एडवाइस दे दी है, रेगुलेटरी बॉडी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड आप आपके डिसाइड करो, पर आप डिसाइड करो कैसे रिजॉल्व करेंगे, बिना रिजॉल्व किए मामला आगे नहीं बढ़े। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया है तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे एज पर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द फर्म द डिफरेंस विल बी रिजॉल्व्ड ओनली देन द रिपोर्ट विल बी इशूड। हेंस इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वी शुड फॉलो द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। खत्म, बस इतना लिखना है। चलो नेक्स्ट, एसक्यूसी कहता है कि तुम्हारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजॉल्व हो गए, रिव्यू हो गया, अब तुमने रिपोर्ट इशू कर दी। रिपोर्ट इशू करने के बाद क्या करना चाहिए, असेंबली ऑफ एंगेजमेंट फाइल। इसका मतलब क्या है दोस्तों, खाना खाने के बाद क्या किचन साफ करना चाहिए, ये वो है। दोस्त आए थे रूम में खेलने, घर में, रूम क्या, रूम थोड़ा अजीब लगता है सुन के, घर पर दोस्त खेलने आए, तो जाने से पहले घर साफ करके जाए। साफ अच्छा नहीं लगता है, ठीक करके जाए। ऑडिट पूरा हो गया है तुम्हारा, ऑडिट खत्म होने के बाद अगले ऑडिट पे जाने से पहले कृपा करके इस ऑडिट की पूरी डॉक्यूमेंट्स, वर्किंग पेपर्स की साफ सफाई कर रहे, यानी सारे वर्किंग पेपर यूं इकट्ठे करो, उसको प्रॉपर फाइल करो। फाइलिंग का मतलब क्या होता है, जो काम के नहीं है, यूजलेस है, फाड़ के फेंको। जो काम के उनको सिस्टमैटिकली अरेंज करो, ये परचेज के, ये सेल के, ये इन्वेंट्री के, और उसको पूरी फाइल में लगाइए सीक्वेंस वाइज। सबसे ऊपर एक इंडेक्स बनाइए, पोस्टिट्स लगाइए, टैग्स लगाइए कि यहाँ पे ये है। फिर एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, रिव्यूअर, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, ऐसे सिस्टमैटिकली पूरा जमाइए, और उस फाइल के ऊपर रिबन चढ़ा के उसको बांध के ऊपर लिख दीजिए कि इस तारीख पर ये फाइल हमने क्लोज कर दी है। आपको 60
60 डेज दिए जाएंगे दोस्तों ये कार्य करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट से। यानी सारा खेल वेल हो गया, उसके बाद में घर वालों ने क्या बोला, भैया 60 मिनट है तुम्हारे पास, चलो सब साफ करो। हमला 60 क्यों, 70 क्यों नहीं, क्योंकि 70 मिनट में तो चकदे में टीम भारत के लिए हॉकी का मेडल लेकर आ गई। बहुत ही फालतू आंसर एग्जाम्पल दिया आपने, सॉरी बेटा। 60 डेज ये बोला गया है। पॉलिसी प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि वर्किंग पेपर फाइल की असेंबली टाइमली बेसिस पे कराए, जो किसी भी केस में 60 दिन से ज़्यादा नहीं होगी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से। हाँ, अदर देन ऑडिट के केस में आप अपनी लिमिट खुद डिसाइड करो, ऑडिट में 60 डेज फिक्स है। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी और रिट्रीवेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन होगा। ये बेनिफिट से किसका बेटे, एंगेजमेंट फाइल की असेंबली का। लैग हो रहा है, सही हो गया, ठीक है। तो एंगेजमेंट फाइल की आप असेंबली कराओगे तो उससे क्या फायदा होगा, सबसे पहली बात ये होगी कॉन्फिडेंशियलिटी, आपके पेपर इधर उधर घूमेंगे नहीं। रिट्रीवेबिलिटी, आपको कभी कोई पेपर निकालना है तो आपको फटाक से मिल जाएगा, आपको समय नहीं लगेगा। सेफ कस्टडी, आप फाइल बना के उसको बाकायदा अच्छे से पैक करके अंदर रखवा दीजिए स्टोर में, ताकि अगले साल का जब ऑडिट शुरू हो तब काम आएगी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन होगी, इंटीग्रिटी भी रहेगी, एक्सेसिबिलिटी भी, लोगों को भी पता है एक जगह सब है तो मिल जाएगा। ये सब फायदे हैं डॉक्यूमेंट असेंबली। ध्यान रखना, वर्किंग पेपर फाइल की असेंबली 60 डेज में होती है। इसका मतलब ये नहीं है रिपोर्ट देने के बाद आप मैनेजमेंट से एविडेंस गेदर कर सकते हो। 60 मिनट में फिर खेलना शुरू नहीं करना अपने को घर में। ये 60 डेज क्यों दिए गए, ऑडिट हो गया है, सारे एविडेंस आ चुके हैं, सब कंप्लीट हो गया, रिपोर्ट सब इश्यू हो गई, अब सिर्फ साफ सफाई का टाइम है, वो भी मैक्सिमम 60 डेज। अब हमने सर ये वर्किंग पेपर फाइल यूं पैक करके एकदम हमने स्टोर रूम में अंदर डाल दी, तो कितने साल तक पड़े रहना है, इसे कहते हैं एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहली बात, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन यानी कि वर्किंग पेपर जो फाइल के रूप में होंगे ऑडिट खत्म होने के बाद, उससे पहले लूज होंगे, ये फर्म की प्रॉपर्टी है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ऑडिट हो गया और क्लाइंट ने बोला चलो अब अगले साल तुम सीए नहीं ऑडिटर नहीं हो, तो तुम कोई और ऑडिटर है तो तुम तुम्हारे पूरे फाइल हमें ट्रांसफर कर दो। हमने बोला भाई ये मेरी संपत्ति है, बताओ तुम्हें मैं क्लास खत्म होने के बाद बोल सकता हूँ तुम्हारी नोटबुक मुझे दे दो। मैंने बोला मैं तुम्हारा टीचर हूं तो मैं हक रखता हूं कि मैं तुमसे तुम्हारी नोटबुक ले सकूं। मतलब वो सर रहने दो, गुरु दक्षिणा भी इच्छा हो तो दी जाती है, और आप तो पहले ही एडवांस में ले लेते हो दक्षिणा, वो पुराने गुरु थोड़े ना आप स्वेच्छा से है। रहने दो, हमारी प्रॉपर्टी हम रखेंगे, नहीं देना, हमारी इच्छा होगी तो देंगे। चलो इतना बोल रहे हो तो कॉपी करके दे देते, पर मेरी प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? डॉक्यूमेंटेशन फर्म की प्रॉपर्टी है, फर्म की इच्छा पे वो उसके पोर्शन और एक्सट्रैक्ट बना के क्लाइंट को अवेलेबल करा सकती है, प्रोवाइडेड उससे उसकी इंडिपेंडेंस कॉन्फिडेंशियलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है। हाँ, बाकी लॉ एंड रेगुलेशन सर्वोपरि है। कभी लॉ एंड रेगुलेशन बोल दे भैया मुझे चाहिए वर्किंग पेपर, तो बात अलग। कितने समय तक रखना है आपको डॉक्यूमेंटेशन, तो दोस्तों क्योंकि आपको हो सकता है आने वाले सालों में पिछले सालों के वर्किंग पेपर रखे, तो इसके लिए नॉर्मली कहा गया है कि 7 साल तक तो क्या करना चाहिए, ऑडिट एंगेजमेंट के लिए आपको ऑडिट रिपोर्ट रखना ही चाहिए। अदर्स के लिए आप अपनी पॉलिसी बना लें। तो नॉर्मली रूल ये है कि इतना सफिशिएंट टाइम हो कि आप मॉनिटरिंग प्रोसीजर लगा सके। मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मली कई सारी कंपनियां या सीए फर्म्स में ऐसा होता है कि वो लोग हर 3-3 साल में एक बार सारे पार्टनर के काम रिव्यू करती है और देखती है पिछले 3 साल में इन लोगों ने कैसा काम किया और उनको सुझाव देती है आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो 3 साल के तो मिनिमम रखो, कोई लॉ एंड रेगुलेशन ज़्यादा बोले तो उतने रखो। पर अब नॉर्मली आप देखो तो कंपनीज एक्ट वगैरह में 8-8 साल के अकाउंट्स रखना होते हैं, तो इसके लिए बोल दिया यहाँ पे कि ऑडिट के केस में मिनिमम 7 साल के तो रखना ही। यानी ऑडिट रिपोर्ट आपने इस साल की बनाई ना, तो ये प्लस पिछले 6 साल के आपको रखना है ऐसा। तो ये पीरियड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, 7 years इज इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू आएगा। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, मॉनिटर करते रहना। क्या मॉनिटर करते रहना कि हमने जो क्यूसीपीपी बनाए सही साथ चल रहे हैं, किसी को कोई कंप्लेन या दिक्कत तो नहीं है कि हमारे क्यूसीपीपी में कोई चीज़ के ऊपर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है या आउटडेट हो गए, कोई अमेंडमेंट आया इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, तो एकदम रेलेवेंट है, काम आ रहे हैं, पूरे हैं, कंप्लीट है, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअल में कंप्लायंस हो रहा है, ये इंश्योर करना मॉनिटरिंग।
The policies and procedures should include an ongoing evaluation of firm system of quality control and periodic inspection of selected completed engagements. मतलब क्या है, चेक करते रहो हमेशा कि भैया जो जो एंगेजमेंट हो गई है उनमें क्वालिटी कंट्रोल फॉलो हो रहा है या नहीं। ये आपका पूरा क्या हो गया दोस्तों, 6 स्टेप्स हो गए आपके क्वालिटी कंट्रोल के। चलिए, कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, मुद्दे हैं तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ो। ठीक है। PK Nair is offered as appointment as auditor of a company engaged in providing tourism services. While making due diligence, यानी उसके बारे में पता कर रहे थे, तो of the proposed client, he comes to know that there have been raids on premises of company and residences of directors by National Investigation Agency on suspicion of links with terror outfit. It has been followed up with Enforcement Directorate hunting for illicit money trail, illegal. स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि टूरिज्म सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है और टेरर फंड से हो रही है, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, भागो। तो इंटीग्रिटी हमें चेक करना है SQC 1 में, ऐसे 220 दोनों में, और अगर लग रहा है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल एक्टिविटी में है तो अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है तो अवॉइड करे बेहतर। अर्पिता ने एक मिड साइज CA फर्म ज्वाइन की है, उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही बिजी रहते थे और फर्म प्रपोज कर रही है ऑडिट वर्क एक्सेप्ट करने का जिसमें उनका कोई ज्ञान नहीं है। Firm is proposing to accept audit of some entity engaged in fintech sector. Such audit may require extensive use of technology and data analytics. However, firm has no capability and 10 people. क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि SQC 1 में बोला है एक्सेप्टेंस से पहले कॉम्पिटेंस चेक करो, अगर आपको लगता है नहीं है तो उस केस में बेहतर है कि आप एक्सेप्ट मत करो। चलिए, SQC 1 कैसे इंश्योर करता है कि इंडिपेंडेंस ब्रीच ना हो? कल देखा था अपन ने शायद ये वाला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस का ब्रीच ना हो कैसे इंश्योर करता है SQC 1? ये इंडिपेंडेंस वाला इश्यू था। तो ये सारे मुद्दे थे, कल देख लिया था अपन ने। किसी ने बोला सर एक बार मॉनिटरिंग दोबारा बता दीजिए। बेटा, मॉनिटरिंग का मतलब कुछ नहीं है, नजर रखना। मॉनिटरिंग, तुमको कोई भी चीज याद रखने में डिफिकल्टी हो तो मेरे एग्जाम्पल पढ़ो, इसमें लिख लो दोस्तों, ये धरोहर है अपनी, आगे काम आएगी। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन मैंने तुमको क्या बोला, असेंबली फाइल, ये एग्जाम्पल दिया। डॉक्यूमेंटेशन तो ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैंने क्या बोला, कैसे रिजॉल्व करना है अगर आ जाए तो, सिंपल मूवी वाला एग्जाम्पल। जरूरत हो डिफिकल्ट, जैसे ये डिफिकल्ट है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल, तो ध्यान रखना। स्वीटी को दिल की बात का मैसेज भेजने से पहले गेट इट रिव्यूड, अब चाहो तो ऐसे लिख लो। अब मॉनिटरिंग तुमको समझ नहीं आया तो ये लो, मैं तुमको टैग्स दे रहा हूं एक तरह से। ये सब क्या है? टैग्स है, मेमोरी टैग्स कह लो आप। इससे आप रिलेट कर पाओगे 2 मिनट में डिस्कशन क्या है। तो मॉनिटरिंग का मेमोरी टैग क्या है? कोई तुम में से स्कूल मॉनिटर, क्लास मॉनिटर था क्या? तुमको काहे को मॉनिटर बनाते थे? हम थे ना सर, लंच मॉनिटर। वाह, क्या काम था तुम्हारा? सर हमारा काम था कि नियम है लंच मॉनिटर के कि जो नियम बनाए गए हैं लंच रूम से रिलेटेड उसका पालन। अच्छा, क्या नियमों का पालन करते थे बेटा तुम? सर नियम नंबर 1, लड़के अलग बैठेंगे, लड़कियां अलग। नियम नंबर 2, सबको 2 चपाती खानी है। नियम नंबर 3, कोई झूठा नहीं छोड़ेगा। नियम नंबर 4, बेल बजने तक सबको
जगह खाली कर देनी है। नियम नंबर 5, सबको थालियां उठा के डंप बिन में डालनी है। नियम नंबर 6, किसी को इधर उधर कोई मौके नहीं ढूंढने हैं, पूरा ध्यान खाने पे लगाना है। तो ये 6 नियम बनाए थे और तुमको लंच मॉनिटर बना दिया और तुम्हारा यही काम था कि ओए चल थाली लगी, चल उठा रख। और 2 रोटी खानी थी ना, नहीं खाई तूने, चलो। ए झूठा डाला है, कटोरी के पीछे छुपाया तूने, कटोरी ऊपर कर, बता क्या रखा है अंदर, खा खा चल। इसका मतलब समझ में आया, ये मॉनिटर का काम है। तो क्यूसीपीपी में मॉनिटरिंग का मतलब क्या हुआ? क्यूसीपीपी में मॉनिटरिंग का मतलब है कि हमें मॉनिटर करना है कि हमने जो पॉलिसी प्रोसीजर बनाए हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब हो सकता है आपके पॉलिसी प्रोसीजर ही आउटडेट हो गए हो। जैसे नियम बना रखा है, बंदे बंदी एक साथ नहीं बैठेंगे, सब साथ में ही बैठते हैं, तो ये आउटडेट हो चुका है, अभी जरूरत ही नहीं है। पहले था हमारा ऐसे नियम, हम नहीं है तो फिर हटाओ ना इसको। तो क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो काम कर रही है, इन इफेक्ट क्या प्रैक्टिस हो रही है नहीं, ये चीजें हमें मॉनिटर करने का एक सिस्टम बनाना है। कि ऐसा नहीं एक बार क्यूसीपी बना दिया, सबको बोल दिया ऐसे करना है और सबको छोड़ दिया। अरे यार कुछ नहीं है भाई, चौकीदार का काम करने वाला कोई होना चाहिए। चौकीदारी भी हो किसकी? क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसीज और प्रोसीजर्स की। अभी आया समझ में क्या करते हो? डॉक्यूमेंटेशन बेटा प्रॉपर्टी फर्म की है। डॉक्यूमेंटेशन यानी हमारी संपत्ति है, हमारी संपदा है, कोई हमसे मांग नहीं सकता, मांगे तो हमारी इच्छा है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हमारी मतलब सीए फर्म की। चलिए अब दोस्तों SQC 1 हो गया ना, तो ऐसे 220 हो गया, क्योंकि SQC 1 बोलता है कि क्वालिटी सारे कामों में होना चाहिए, ऑडिट में, रिव्यू में, अश्योरेंस, रिलेटेड सर्विस, सारे कामों में। और ऐसे 220 कहता है कि ऑडिट में आपको कैसे क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करना, कैसे करना है। जो SQC ने बोला है वो सब लगा के हमें ऑडिट पे फॉलो करना है। तो किसकी जिम्मेदारी है ऑडिट में क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करने की? एंगेजमेंट पार्टनर की। क्या उद्देश्य होना चाहिए एंगेजमेंट पार्टनर का? पार्टनर का ही नहीं, पार्टनर और टीम का उद्देश्य होना चाहिए कि ऑडिट इज डन एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट टू द सर्कमस्टांसेस। उन्हें इंश्योर करना है कि हम इंडिपेंडेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट का ख्याल रखें। उन्हें इंश्योर करना है कि उनको क्लाइंट एक्सेप्ट या रिटेन तभी करना है जब उसकी इंटीग्रिटी, आपकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी चेक की गई और टाइम रिसोर्स अवेलेबल हो, एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर। तुम्हें इंश्योर करना है कि तुम प्रॉपर, तुम्हारे पास एंगेजमेंट टीम में ऐसे काबिल लोग हो जो इस ऑडिट को एज पर स्टैंडर्ड और सही रिपोर्ट देने जैसे अंजाम तक पहुंचा सके। एंगेजमेंट टीम, ह्यूमन रिसोर्स। फिर परफॉर्मेंस में तुम्हारे पार्टनर की जिम्मेदारी है तुमको डायरेक्शन दे, सुपरविजन दे, काम को रिव्यू करे। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना है तो करवाए, फिर अपनी रिपोर्ट इशू करे। और मॉनिटरिंग इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें लगता है कहीं क्यूसीपीपी में कोई कमी है तो तुम लीडर को बताओ कि ये कमी, तुमने फॉलो नहीं किया क्यूसीपीपी तो उसे इत्तला करो, फॉलो नहीं किया। कोई कंफ्यूजन है तो उससे पूछो, पर क्यूसीपीपी फॉलो करो। खल्लास, दैट्स इट। किसी ने पूछा डॉक्यूमेंटेशन में मॉनिटरिंग का क्या मतलब है? बेटा मॉनिटरिंग मतलब हमें मॉनिटर करना है। अगर किसी सीए ने काम ढंग से किया नहीं किया तो कैसे करोगे? उसके वर्किंग पेपर देख के ही करोगे। चलो आ जाओ। ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस अप्लाइज, दिस इज नथिंग बट application of SQC 1 at individual audit levels. At individual audit assignment levels. आपको यहाँ पे दिया भी है मैंने, देखो। SQC 1 क्वालिटी कंट्रोल, ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल। SQC 1 बोलता है सारी एंगेजमेंट के लिए, ये सिर्फ ऑडिट के लिए, ये पूरी फॉर्म पे लगता है। ये एंगेजमेंट पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे लगता है। तो उद्देश्य क्या है? हम ऐसे क्वालिटी प्रोसीजर्स एंगेजमेंट लेवल, ऑडिट लेवल पे बनाएं
जिससे कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस प्राप्त हो कि ऑडिट एज पर PSRL बने और रिपोर्ट अप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टेंस। सेम जैसा SQC1 का ऑब्जेक्टिव था। पार्टनर की और टीम की क्या जिम्मेदारी है? हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फर्म में SQC1 लगता है, क्योंकि सभी फर्म पे लगता है, तो ऐसे 220 कहता है पार्टनर को जिम्मेदारी लेना है कि क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर ऑडिट एंगेजमेंट में लगाए जाए, और टीम को जिम्मेदारी लेना है कि वो इंप्लीमेंट करे उन प्रोसीजर्स को जो लगते हैं, और फर्म को जब जब जरूरत पड़े इंफॉर्मेशन दे अपनी QCPP के बारे में इंडिपेंडेंस रिलेटेड। यानी अगर कभी भी टीम को लग रहा है कि बॉस हमारे इंडिपेंडेंस अफेक्टेड है, तो ये जिम्मेदारी पूरी टीम की है कि इंडिपेंडेंस अफेक्टेड है तो उन्हें रिपोर्ट करें। लैग हो रहा है बीच बीच में, देखो दिक्कत आ रही है तो फिर बंद चालू करूंगा। ऐसे 220 इज मॉडल्ड ऑन लाइंस ऑफ SQC1। मैंने बताया ना, मॉडल मतलब उसके लाइन पे ही बनाया गया। ये EP की जिम्मेदारी बताता है, लीडरशिप, एथिकल, एक्सेप्टेंस, कंटेनेंट, टीम बनाना, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, सेम वही पॉइंट्स। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बजाय एंगेजमेंट टीम पॉइंट है। किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिट लेवल पे क्वालिटी की जिम्मेदारी लेने की, एंगेजमेंट पार्टनर की। कैसे उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है? तो उसको बताना है कि भैया क्वालिटी इंपॉर्टेंस है किसको? पूरी टीम को। तो समझाना है कि भाई हमें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी, लीगल रिक्वायरमेंट से ऑडिट करना है, QCPP फर्म की फॉलो करनी है, हमारी रिपोर्ट अप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टेंस हो, और बेखौफ हो के अगर आपको कोई भी इशू लगता है तो आप रिपोर्ट करें। रिप्रिजल मतलब कि डांट। ऐसा नहीं कि आपने कोई गलती बताई तो आपको डांट पड़ जाएगी, बैक फायर कर जाएगा, ऐसा। फैक्ट की क्वालिटी एसेंशियल है परफॉर्मिंग ऑडिट, ये समझाना है कि इसको हमारे एंगेजमेंट पार्टनर। एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट। पार्टनर कैसे इंश्योर करेगा कि एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है? तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस अगर है, जो हमने जो सेफगार्ड बिल्ड किए हैं वो उसे प्रिवेंट नहीं कर पा रहे, तो उसे आइडेंटिफाई करे और या तो एलिमिनेट करे या रिड्यूस करे एक्सेप्टेबल लेवल तक। तो हमें या तो उसे एलिमिनेट करना है या रिड्यूस करना है, नहीं हो पाए तो फिर विड्रॉ करना, अगर लीगली अलाउड है तो करना। तो किसकी जिम्मेदारी? पार्टनर। क्लाइंट से ऑडिट मिला है तो क्या स्वीकार करना है या नहीं करना है? तो आपको चेक करना है इंटीग्रिटी, टीम की कॉम्पिटेंस, टाइम और रिसोर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट और पास्ट एक्सपीरियंस। ये सेम SQC1 जैसे। मैंने बोला ना SQC1 हो गया तो 220 यूं हो जाएगा, कुछ है ही नहीं उसमें। It should be ensured by engagement partner that team and any auditors expert who are not part of the engagement team collectively have the appropriate competency and capability to perform the engagement. टीम कैसी होना चाहिए? सिंपल, टीम ऐसी होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव ऑफ 220 अचीव कर सके। क्या है ऑब्जेक्टिव? कंप्लाई विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स and issue an audit report opinion which is appropriate in circumstance. रिपीटेशन है दोस्तों। अब ये देखिए परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? ऑडिट हो रहा है तो डायरेक्शन, सुपरविजन और ऑडिट का परफॉर्मेंस किसकी जिम्मेदारी है? EP की। कि सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड यानी ऐसे लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑडिट हो। उसकी जिम्मेदारी है कि रिपोर्ट अप्रोप्रिएट हो सर्कमस्टेंस में। ये दोनों ऐसे 220 के ऑब्जेक्टिव है। दोनों मतलब ये सेकेंड और ये वाला। देन रिव्यू बिफोर इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी उसकी जिम्मेदारी। तो दोस्तों रिव्यू दो अलग अलग तरह के हो गए। क्या मतलब अलग अलग तरह के हो गए? इंपॉर्टेंट टर्म्स में लिखवाता हूं आज। अलग अलग तरह के रिव्यूज होते हैं।
एक रिव्यू है सिंपली जिसको रिव्यू बोला जाता है, रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट टीम या एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. दिस इज बेसिकली डन by the engagement partner before audit report is issued, at the end of audit, to check कि जो टीम है उसने it has done its work as per essays, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किया है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं, वो जो ओपिनियन हमें बता रहे हैं वो मैच करता है उनके कंक्लूजन से, फाइंडिंग से, ये सब चेक कर. फिर एक होता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. ये लिस्टेड और स्पेसिफिक असाइनमेंट में ही होगा, ऑडिट असाइनमेंट्स पे. यहाँ पे अनदर पार्टनर और सीएट प्रैक्टिस रिव्यूज द ऑडिट बाय डिस्कसिंग ऑन सिग्निफिकेंट मैटर्स. The objective is just to cross check once before we issue the report. ये वाला सारे ऑडिट एंगेजमेंट में होगा, जितने ऑडिट के असाइनमेंट है सब पे होना ही है. ये सिर्फ लिस्टेड और स्पेसिफिक असाइनमेंट पे. फिर इसके अलावा एक पीयर रिव्यू होता है, इंस्पेक्शन होता है. ये सब क्या होता है? ये पीयर रिव्यू आईसीएआई कराता है. ऑल दैट स्टफ जस्ट आपके समझने के लिए ज्ञान है. यू डोंट हैव टू रियली नो टू मच अबाउट इट. फाइनल में पढ़ लेंगे आप. पीयर रिव्यू, it is basically a review of a CA firm by another CA, which is basically ordered or organized by ICAI. This is done periodically, usually once in 3 to 4 years, to check whether firm's system of quality control is appropriate and the reports issued in several assignments is appropriate. यानी हमने काम ढंग से किया है. यानी इसमें गलती निकलती है तो ऐसा नहीं है आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, आपको सुधारने का मौका देते हैं कि भाई सुधर जा सुधर जा सुधर जा. फिर आपका वापस से साल भर बाद चेक करते, रिव्यू करते, फिर भी नहीं सुधरे तो फिर आपके अगेंस्ट आईसीआई एक्शन ले ले. यानी ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, एक सपोर्ट है. CAIP का मतलब है CA इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट. तो ये आप लिख सकते हो पार्टनर. इतना नहीं समझ में आया तो कोई दूसरा CA जो आपका पार्टनर है, एक्सटर्नल भी हो सकता है. ऐसे अलग अलग रिव्यू होते हैं. और होता है इसके अलावा भी रिव्यू होते हैं. एक होता है क्वालिटी रिव्यू, जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के द्वारा कराया जाता है. ये इन्वेस्टिगेशन के नेचर का है.
only when auditor frauds are suspected. तो लग रहा है कि ऑडिटर ने फ्रॉड किया या नेग्लिजेंस की है। इसमें पेनल्टी लगती है इसी पे। ये दो होते हैं, एक पीयर रिव्यू बोर्ड के द्वारा रिव्यू होता है, इसे क्वालिटी रिव्यू कहते हैं, और एक होता है नफरा के द्वारा रिव्यू। दोनों जब फ्रॉड सस्पेक्ट है। दफरा बेसिकली लिस्टेड कंपनी वगैरह के ऑडिटर पे फोकस करती है, क्यूआरबी दूसरे पे करती है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। दोनों का उद्देश्य वही है, और ये दोनों तभी कराए जाते हैं जब आपको कोई फ्रॉड सस्पिशन है। यहाँ पे गिल्टी, अगर आपकी गलती पकड़ में आई तो आप पे पेनल्टी लगाएंगे, मौका नहीं देंगे सुधरने। ये जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है ना, ये बेसिकली इट इज अ बोर्ड ऑफ ICI मेंबर CS एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनीज, CG इसमें नॉमिनीज देती है। 11 लोगों की बोर्ड होती है, 5-5 दोनों देते हैं, और चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू लिख लीजिए आप, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को लिखना है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, शॉर्ट फॉर्म। तो ये जो रिव्यू की बात हो रही है, ये कौन सा वाला रिव्यू था जो पार्टनर कर रहा है। इस रिव्यू में वो क्या चेक करता है, क्या हमारी टीम को सही मिले, जिससे वो जो कंक्लूजन बना रहे हैं उनका बेसिस है उनके पास। कंसल्टेशन लेने की जवाबदारी भी पार्टनर पर है। लिस्टेड एंटिटी और कुछ स्पेसिफिक असाइनमेंट में एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी अपॉइंट करने की जिम्मेदारी है। तो पार्टनर इंश्योर करेगा कि रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है, उससे डिस्कस करेगा, और जब तक रिपोर्ट नहीं देगा जब तक रिव्यू नहीं हो जाए। ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये कंसल्टेशन का पॉइंट है। ये सही ऑब्टेन हुए या नहीं है उसका पॉइंट है। और रिव्यूअर देखेगा कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर के अनुसार उसको रिजॉल्व करके ही ऑडिट रिपोर्ट दी। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एंगेजमेंट ओपिनियन परफॉर्मेंस में एंगेजमेंट पार्टनर क्या क्या करेगा, तो सबसे पहले आप बोलना उसको डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करना है ऑडिट का। उसे इंश्योर करना है कि इस ऐसे 220 के ऑब्जेक्टिव हमें अचीव हो रहे हों। उसे डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करना है, देखना है क्या सही उसे मिले या नहीं। कंसल्टेशन अगर लिया है तो क्या डिसीजन हो गए। रिव्यू की जरूरत है, क्वालिटी कंट्रोल तो हुआ या नहीं, और डिफरेंस। इतनी चीजें लिखना अगर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस आपको आए तो। मॉनिटरिंग, an effective system of quality control includes a monitoring process which will ensure कि पॉलिसी प्रोसीजर जो बनाए गए हमने वो रेलेवेंट, एडिक्वेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, जो हमने वहां पढ़ा था। तो पार्टनर देखेगा कि फर्म के मॉनिटरिंग प्रोसेस से क्या पता पड़ रहा है, और उसे डॉक्यूमेंट करता है कुछ मुद्दे, जैसे कि एथिकल रिक्वायरमेंट उसने कैसे फॉलो करी, कुछ इश्यूज आए तो कैसे, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूएशन, कंसल्टेशन। डॉक्यूमेंटेशन वाले पॉइंट नॉर्मली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कभी आ गए तो आ गए, वो वाली बात है, बट आप इसे स्किप कर सकते। हर ऐसे में लिखा जाएगा कि ये चीज़ें अपने वर्किंग पेपर फाइल में लिखता है आपको। चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया आपका दोस्तों। ये सर ऐसे 220 जल्दी हो गया, जल्दी नहीं हुआ बेटा, ये 220 और एक ही है इसलिए। अच्छा ठीक है सर, चलिए। एथिकल रिक्वायरमेंट QC देख लिया अपन ने, टर्म्स ऑफ रिकरिंग एंगेजमेंट अपन ने देख लिया, और LMNOPQRS वाला। Engagement partner takes overall responsibility for maintaining audit quality. What are his objectives in taking and emphasizing such responsibility? तो रीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो बताना, जिसमें सब कुछ था कि उसे इंश्योर करना है एज अ लीडर एंगेजमेंट पार्टनर को कि QCPP फॉलो
पॉलिसी प्रोसीजर लगाया जाए, 220 के अनुसार ऑडिट किया जाए। ये वाला ये जिम्मेदारी, थ्योरी स्टार्टेड है पूरी तरह से। दैट्स अबाउट इट। किसी के कोई भी डाउट्स है तो पूछ लीजिए। नहीं तो अपन दोस्तों के स्टडी ट्राई करते कैसी है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पहले बाकी है क्या, वो कर लेते हैं। आइए, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंड बाय द क्लाइंट टू ऑडिटर। गलत। एंगेजमेंट लेटर जो होता है वो ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को। नेक्स्ट, ऑडिट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन शुड ऑर्डिनरली बी रिटेन बाय ऑडिटर फॉर 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। ऑडिट रिपोर्ट की डेट से 7 साल तक आपको मिनिमम रखना है। ये वाला हमने देख लिया था, ये देख लिया था, ये सब हो गए हमारे सभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखें, ये सारे आपके आईसीआई के मॉड्यूल के एमसीक्यूज फटाफट करवा रहा हूँ, जिससे अब मुझे समझ में आए कि आप कंसेप्ट समझ पाए तो आप ये तो कर ही लोगे। 11 का पीडीएफ डाला ना मैंने। चलो फटाफट बताओ, सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या है? 220 फॉर्म पे लगता है, गलत। एसक्यूसी 1 में प्रीमाइज इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट फर्म इज सब्जेक्ट टू 220, गलत। तो समझ ही नहीं आया क्या? एसक्यूसी 1 ये अजम्पशन लेके चल रहा है कि फर्म पे 220 लगेगा, उल्टा है। 220 ये अजम्पशन लेके चलता है कि फर्म पे जो एसक्यूसी 1 लगेगा वो मुझे लगाना है। 220 इस प्रीमाइज पर बेस्ड है कि फर्म पे एसक्यूसी 1 लगेगा। यस, पर ये तो पहला ही हमको डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम टेक्निकल जार्गन समझ नहीं रहे हो। नहीं समझोगे तो आपके तुत्ते उड़ जाएंगे। किस में? एमसीक्यू में। और ध्यान रखना बच्चों, ऑडिट एमसीक्यू से पास होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से स्कोर होता है। और एमसीक्यू पास करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें टेक्निकल जार्गन्स के साथ पढ़ना पड़ेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे उतने डाउट आएंगे, और उतने डाउट सॉल्व करने के लिए तुम उतनी शब्दों के जवाब ढूंढोगे और तुम्हें उतनी क्लैरिटी आएगी। और जब तुम प्रीमाइस 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 50 बार सुन लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, हाँ ठीक है, ये वो बेसिक अजम्पशन है जिसके बेसिस पे काम है। चलिए अगला, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? ओवरलुक करना अनयूजुअल सर्कमस्टेंस को, नहीं, नॉट ओवरलुक। इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन लेना, नहीं। ओवर जनरलाइज करना, नहीं। बीइंग विजिलेंट यानी सतर्क। कई बार तो ऐसा लगता है अंग्रेजी का पेपर है। तो कंडीशन जो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बता रही है, ये इधर आंसर भी साइड में दिया है तो आपको आगे पीछे नहीं करना पड़े। इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है? ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। इंडिपेंडेंस हो सकती है। इनमें से क्या नेसेसरी नहीं है टू एस्टैब्लिश प्री कंडीशंस? एक्सेप्टेबल होना चाहिए फ्रेमवर्क, ये तो नेसेसरी है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मैनेजमेंट इन डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर, सवाल ही नहीं उठता। मैनेजमेंट ऑडिट प्रोसीजर थोड़ी ना डिजाइन करने में मदद करेगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी लेगा, डेटा देने में कोऑपरेट करेगा, पर आपके प्रोसीजर लगाने में थोड़ी ना कोऑपरेट करेगा। हाँ यार, आइडेंटिफाई मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऑफ एसक्यूसी का। असेंबली ऑफ एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सही है, सही है।
ये बोल रहा है ऑडिट रिपोर्ट से पहले कंप्लीट होना चाहिए, नॉट मोर देन 60 days आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट। नहीं, ऑडिट रिपोर्ट से 60 दिन है। कंप्लीटेड ऑन द डेट ऑन विच रिपोर्ट इज सेंड। नो, बस ये ए और बी आ रहा है समझ में दोस्तों? लैंग्वेज समझ में आ रही है तुमको? ये सब कुछ नहीं आता था ऑडिट में, एक शब्द नहीं आता था। अब देखो तुम थोड़ी क्लासेस के बाद तुम टेक्निकल भाषा करने लग गए हो, एमसीक्यूज सॉल्व करने लग गए हो, अपने ओपिनियन बनाने लग गए हो। ये शब्दों को समझ पा रहे हो? कोई तो आसान भाषा थोड़ी ना है सिंपल है कहीं। ओवर लुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस है, सोचते ही रह जाएंगे वहाँ पर। ये सब पढ़ा है अपन, रिवाइज करोगे तो और बढ़िया होएगा। बिना रिवीजन के, बिना एक बार पढ़ के आए क्वेश्चन आंसर अगर आप दोगे तो कॉन्फिडेंस लूज ही होएगा। तो रोज की आदत डालो, रोज पढ़ने का। डेली टेक आउट जस्ट 20 minutes फॉर ऑडिट, मैक्स 20 minutes। 30 दे दो क्वेश्चंस मिला के, 20 मिनट पढ़ने के, 10 मिनट क्वेश्चन आंसर रोज, बस। दैट्स व्हाई वी आर हियर सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन। कंसेप्चुअली तो दोस्तों आपको मैं इतना कमिट कर सकता हूँ कि आपसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग ऑडिट की आपको एलईडी बल्ब लेके ढूंढोगे तो भी शायद ही मिलेगी। एमसीक्यू में तो फोड़ दोगे आप। डिस्क्रिप्टिव में फोड़ने में क्या होता है दोस्तों? सेल्फ स्टडी लगती है। तुम कितना भी क्लास में कर लो, कितना भी पढ़ लो, कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट होती है। कितनी बार रिवाइज करते हो उस पर डिपेंड करता है। आइए दोस्तों और क्वेश्चंस करेंगे अब। Cool. Das and Company firm of auditor is offered appointment as auditor of a company, a prospective new client. आप लोग आईसीआई के मॉड्यूल खोल लीजिए, उसमें है ये सब, वहां पे मार्क कर लो आप, तो काम निपटेगा आपका भी। तो दास एंड कंपनी फर्म ऑफ ऑडिटर, जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू होते हैं ना, उसकी आखिरी लाइन पढ़ के कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें हर पैराग्राफ के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं। Sir, your examples are the best. Thank you. Please tell how to present answers in audit. Okay, I'll tell you that also. बट इंटर में बहुत इजी है। क्यों इजी है मालूम है? क्योंकि 3-3, 4-4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे आंसर पॉइंट पॉइंट में लिख के मार्क्स मिल जाए। प्रेजेंटेशन कब इंपॉर्टेंट होता है? 4, 5, 6 मार्क के क्वेश्चन में, थ्योरी वाले में। यहाँ तो क्या है कि मुद्दे लिखने मार्क्स देते। फिर भी बताऊंगा मैं, चिंता मत। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको आईसीआई के जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है बस उतने उतने करा रहा हूँ। और अपनी जो क्वेश्चन बैंक में उसमें ये नहीं है, उसमें और की क्वेश्चंस डाले मैंने, पास्ट वाले सारे जितने रेलेवेंट है आज भी सब डाले मैंने। तो वो दूंगा तुमको, तुम पढ़ना, टेस्ट से पहले एक बार कवर करना उन सबको, फिर देखेंगे अपन। उससे पहले मैं गाइडेंस दूंगा, टेस्ट कैसे अपेयर करना, आंसर कैसे लिखना है, फिर एक टेस्ट देना, फिर अपन डिस्कस करेंगे। आ जाओ। सीए सुकन्या, वन ऑफ द पार्टनर इज डीलिंग विद न्यू क्लाइंट। तो भैया कोई एक नया क्लाइंट हमें ऑफर किया जा रहा है, सुकन्या एक पार्टनर है। तुम कन्या देख के फिसल मत जाना, पार्टनर है। वो डील कर रही है नए क्लाइंट से। नए क्लाइंट को सुकन्या ही डील करती है, तो वो नए क्लाइंट हमेशा हमारे साथ रहते। टैलेंटेड लड़की है। While meeting with officers of the company, she comes to know that Sushant, CFO of the company, was her classmate. दिल का भंवर करे पुकार, दिल का राज सुनो, का राज सुनो रे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। क्लासमेट मिला है सुकन्या को, एस फॉर सुकन्या, एस फॉर सुशांत। सर छोटी सोच, आगे बढ़ो। In fact, both of them had started CA together. Oh. However, Sushant had led CA midway due to repeated failure. ICI भी मानता है बच्चे छोड़ देते हैं, और जो छोड़ते हैं वो CFO बन जाते हैं, और जो पास होते हैं बेचारे प्रैक्टिस करते रहते।
हाँ, नोट्स में मैं थोड़ा सा प्रॉपरली आपको शेयर कर देता हूँ, किताब जब तक नहीं आई है तो आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। एंड ट्राइड इज लक टू परस्यू एमबीए फाइनेंस फ्रॉम अ लीडिंग इंस्टीट्यूशन। ऐसा हुआ है दोस्तों, इनकी कहानी वहीं खत्म हो गई शुरू होने से पहले। Initial discussion, it transpires that company is going to launch new service in the field of weather forecasting. Okay. Such service would be available on the website of the company and micro weather information would be available on payment of charges. ज़्यादा डिटेल चाहिए तो पैसे दियो. Company requests audit firm to be visibly associated with their marketing blitz. तो मार्केटिंग जो हवाबाजी कर रहे हैं उसमें हम चाहते हैं ऑडिटर भी दिखे. Assume firm chooses to accept the offer and writes to previous auditor Walker and Company. आपने माना है कि भैया नई फर्म ने ऑडिट एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करते हैं तो पिछले ऑडिटर को कम्युनिकेट करना अनिवार्य होता है कि भाई ये ऑडिट में ले रहा हूँ, कोई तेरी दिक्कत तो नहीं. To advise whether there exists any professional reason for them not to accept the proposed offer. However, Walker did not reply to the request of Das and Company. तो उसकी जवाबदारी है जवाब देने की, नहीं दे तो फिर हम हमारा ऑडिट शुरू करें. During preliminary discussion, it also became known that the said company has acquired all shares of another company. Under relevant provisions of law, financial statement of both company are to be consolidated and audited. Despite this knowledge, Das and Company failed to advise their client regarding audit of consolidated financial statement. उन्होंने कोई कंपनी के सारे शेयर खरीदे थे, सीएफएस बनाने की जरूरत थी, ऑडिटर ने बताया ही नहीं उनको, जबकि उसको पता था कि भैया ये बनाने की जरूरत है. Company also offers auditor contract for providing IT services pertaining to information systems of the company. ये लो, ऑडिट कर रहे हो और साथ में तुम उसका IT सर्विसेज का काम कर रहे हो. ये क्या बात हुई भाई? आप ऑडिट करते हो तो आप मेकर चेक करना बनाओ. अगर आप क्या करोगे, कंपनी को IT सर्विस दोगे और ऑडिट करोगे तो आप इंडिपेंडेंट ही नहीं रहोगे. क्यों? क्योंकि आपके ऊपर आ जाएगी सेल्फ रिव्यू थ्रेट. याद करो. अब आपको कुछ जवाब देने. पहला, देखिए, considering discussion about Sukanya and Sushant, which of the following statement is most appropriate? Above discussion is irrelevant in the context of proposed offer. सही बात है भैया. अब सुशांत रिया का क्या था, उससे क्या, सॉरी सुशांत सुसन्या का क्या रेलेवेंस? Proposed offer should be accepted by the firm. Team may have been headed by CA Sukanya for better coordination and result. Proposed offer should be accepted. Team may be headed by a different partner of the firm. ये सबसे सही रहेगा कि आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ऐसा कोई इंडिपेंडेंस इशू नहीं है, सिर्फ साथ में पढ़ते थे. बट बेहतर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस फॉलो करना है तो हेड सुकन्या की जगह किसी और से करवा लो. मैटर बहुत ही छोटा है. टू बी रिपोर्टेड बाय सुकन्या टू अदर पार्टनर. ठीक है. डी भी ठीक है. सी मोस्ट अप्रोप्रिएट. हमसे ये नहीं पूछता करेक्ट एंड करेक्ट क्या है. मोस्ट अप्रोप्रिएट सी. Keeping in view request of the company to be visibly associated with company's new services, identifying which type of threat is being faced by the firm. क्या गया भैया, कौन सी तरह की थ्रेट है? तो जो बोल रही थी ना, हम मार्केटिंग करेंगे और आप क्या करना, हमारी मार्केटिंग में हमारे साझेदार बनना. तो देखो दोस्तों, तुमको क्लाइंट का प्रमोशन नहीं करना है. अगर तुम करोगे तो तुम क्लाइंट के एडवोकेट कहलाओगे. इसे कहते हैं एडवोकेसी थ्रेट. Previous auditor Walker and Company have not replied to communication of Das and Company, which fundamental principle of professional ethics is not followed by them. Unprofessional behavior. किसी भी बात का जवाब नहीं देना unprofessional behavior है. हमको देना चाहिए था behavior. Das and Company have failed to advise the company regarding audit of consolidated financial statement, which fundamental principle of professional ethics is violated by Das and Company. तो अगर आपको पता था और नहीं बताया तो ये इंटीग्रिटी इशू. आपको पता ही नहीं पड़ा और आपने इसलिए नहीं बताया तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर.
तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज जान करके छुपाई है या कुछ है, केयरलेसनेस बोल सकते हैं अपन इसको एट बेस्ट। तो फिर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वाला इशू है। क्योंकि आपको आइडियली बताना चाहिए, देखो हमें ये नहीं बताना है कि भैया आप ये बनाओ, पर हमें ये तो बताना है कि हम ऑडिट करेंगे तो क्या होना चाहिए, हम इन दोनों का ऑडिट करेंगे। Which of the following statement is most appropriate regarding providing offer of work of IT services? Self-review threat. C, D, B. डिफिकल्ट थे हम, क्लोज शेव थे कुछ कुछ केसेस। अच्छे स्टैंडर्ड्स के एमसीक्यूज है दोस्तों। अभी नया नया कोर्स आया है तो एमसीक्यू का पता नहीं, क्वेश्चन आंसर तो तुम्हारे आईसीए मॉड्यूल से ही आएंगे ज़्यादातर। मॉड्यूल ही अच्छे से कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मी 24 वालों की बात करें तो एम्बो 24 से ऐसे भी बाद में वही आते हैं, बाहर से कुछ नहीं पूछते इंटर। आरटीपी एमटीपी एक्स्ट्रा पे फोकस कर देना है ना। बढ़िया ऐसे ऐसे एकदम हलवा नहीं है कि बिना पढ़े अपन एकदम ऐसे दे पाएंगे। एक्चुअली स्ट्रांग होंगे तो आंसर नाइस। चलिए दोस्तों, अब आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कहो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़े उससे पहले सवाल आया है, सर रिवीजन इज नीडेड, हाउ टू रिवाइज, रिटन रिवीजन और ओरल रिवीजन विल वर्क? नंबर 1 ओरल रिवीजन विल वर्क। नंबर 2 रिटन में टेस्ट दोगे आप, टेस्ट से रिवीजन होगा आपका। लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक क्लियर करना है आपको, लिखना कैसे उसको, वो टेस्ट से हो जाएगा। रिवीजन इज नीडेड which means we have to revise the topic on our own for the first time. Correct. तो आप ये कह रहे हो कि ओके हमें हमारे लेवल पे रिवाइज करना है, वो दिक्कत है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा रिवीजन कराओ सर। एनीवेज मैं रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा, अब वो टाइम अभी नहीं कमिट कर रहा मैं, पर ब्रह्मा से रिवाइज करके डाल दूंगा। तो वो सुनने के बाद आई थिंक आप और बेहतर फील करोगे। जिसमें 3 ईयर वाला एग्जाम्पल लिया था वो समझ नहीं आया। 3 साल वाला एग्जाम्पल ऐसा था बेटा कि कई सारी कंपनियां क्या करती है, एक इंस्पेक्शन का कंसेप्ट होता है। वो बोलती है कि हम हमारे सारे सीए, जैसे एक सीए फर्म है, कंपनी नहीं फर्म है, उसमें 5 पार्टनर है, तो बोलती है हम हर 3-3 साल में क्या करेंगे, एक बार एक एक करके सारे पार्टनर्स को बुलाएंगे और कोई हमारा लीडर होगा या बाहर से कोई एक्सपर्ट को बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि उसने जो पिछले 3 साल में ऑडिट किए ना, उनके काम का एक बार रिव्यू कर ले, कैसा किया, और उनको फीडबैक दे दे ताकि आने वाले समय में और बेहतर कर सके। रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं होता है, साल भर तुमने काम किया तो तुम्हारा एक रिव्यू होगा, मीटिंग होती है, अप्रेजल होता है, कैसा काम किया, क्या किया, फीडबैक दिया जाता है। तो ऐसे ही पार्टनर्स भी अपना काम रिव्यू करवाते हैं, वो दूसरे पार्टनर से या किसी से। तो ये ऐसा हो सकता है, पर ये आपके इंटर के सिलेबस में कहीं पर भी नहीं है। तो ये इंस्पेक्शन कहलाता है, इंटरनल इंस्पेक्शन। अपन खुद ही अपने काम का क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्शन करवा रहे हैं ऐसा। प्लस पीयर रिव्यू, प्लस वो जो मैंने आपको क्या लिखवाया था, एक क्वालिटी रिव्यू, वो भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। मैंने सिर्फ तुमको नॉलेज के लिए दिया है। क्यों? क्योंकि जस्ट इन केस कभी तुमको देखने में वो शब्द आएगा, देखना तो तुमको पीयर रिव्यू एटलीस्ट आएगा, तुमको ध्यान में। डॉक्यूमेंटेशन, वर्किंग पेपर 7 साल तक, या कोई दूसरे लॉ में ज़्यादा रखने की रिक्वायरमेंट है तो फिर वो, ऐसा कोई अभी तो लॉ है नहीं अपने ध्यान में, तो 7 साल तक रखना है। और बताइए, कुछ है तो आराम से पूछिए। सबसे पहले हाँ, फर्स्ट टाइम एक रिवीजन खुद से करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, थ्योरी ऐसी चीज होती है जो कितनी बार भी तुम सुन लो, यू विल फॉरगेट इट। खुद से करोगे तो याद रहेगी। हाँ, बट ये अभी इतना होना चाहिए कि जब तुम खुद से करो तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आना चाहिए जिसको तुमको समझ नहीं आ रहा है कि यार ये क्या लिखा। अगर वैसा हो गया तो तुम जंग जीत गए बेटा। याद बात तो मैं सब करा दूंगा, अभी याद रखने पे फोकस मत करो। याद सब करा दूंगा A to Z, चिंता ही मत करो तुम, उसकी परेशानी मत हो। वो रिवीजन से अपन सब मैनेज कर लेंगे, उसमें मैं IT टूल्स यूज करूंगा आपके लिए, वो छोड़ दो आप। अभी आप इतना ध्यान रखो कि आपको एक एक पन्ना, एक एक पॉइंट, उसका कंटेंट सब कुछ समझ आ रहा है, सारी टर्म समझ में आ रही है। MCQs आपसे परफेक्टली बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए।
थ्योरी आंसर लिखते तो 2 पॉइंट कम आते हैं, वो रिवीजन का खेल है। यही आंसर में पॉइंट आना चाहिए था, ये समझ में आना चाहिए। उसमें भी थ्योरी क्वेश्चन में 10 में से 1-2 क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि यार आप सोच रहे थे ये आएगा, वो थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट की भी रहती है, वो लिख के ये अपना आंसर डाल देता है जबकि दूसरा भी करेक्ट है। तो 10-20% थ्योरी वाले क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो तो परेशान मत होना, कॉन्फिडेंस लूज मत करना, सब चलता है, होएगा, ठीक है ना। अपने को ऑडिट में 100 में से 100 लाने भी हो तो नहीं आते, मैंने तो नहीं देखे आज तक कभी, इसलिए ना ज्यादा परेशान नहीं होना उस पर, वैसे मत सोचो। पर्सपेक्टिव सही रखोगे ना दोस्त तो खुश रहोगे। पीपल हु ट्राई टू बी परफेक्शनिस्ट आर नॉर्मली लिविंग अ सैड लाइफ। पर सर आप तो बोलते हो 99 इज नॉट इनफ, एफर्ट्स का 99 इज नॉट इनफ। एफर्ट आपको 100% डालना है दोस्तों। इसका मतलब जब भी आपको लगे हो गया, आपको ये सोचना है कि यार 1% और बाकी है तो वो करेंगे। जिम जाते हैं ना दोस्तों, तो जो शुरू के 10 बार डंबल उठाते हैं उससे बॉडी नहीं बनती है, जो 20 बार उठाते हैं उससे नहीं बनती है, 30 बार उठाते हैं उससे नहीं, वो जो आखिरी के सेट लगाते हो ना तुम, उससे बनती है। तो आपके मसल उससे टोन होते हैं, समझ रहे हो आप। बड़ा सा पत्थर तोड़ रहा था, एक बार में हथौड़े पे हथौड़े मारे जा रहा था और गिन रहा था 1 2 3 4, 99 बार मैंने मार दिया, पत्थर नहीं टूटा। मैंने बोला 99 इज नॉट इनफ, टूट गया। इसका मतलब क्या है कि शुरू के 99 अटेम्प्ट फेल, सीधे 100वीं बार वाला ही मार देना था। का मतलब ये दोस्तों, कई बार चाबी के गुच्छे की आखिरी चाबी से ताला खुल जाता है। तो हताश नहीं होना कभी, एफर्ट डालते रहे। एफर्ट सिर्फ 2 शब्द अपने जीवन में फिट करके रख लो, हार्डवर्क और डेडिकेशन। इसके बाहर तुमको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। तुमको फालतू लगेंगे, अगर लगे तो इसके 2 के बाहर सोचना बंद कर दो। हार्डवर्क, डेडिकेशन, बस, कुछ नहीं चाहिए। मेहनत में पीछे नहीं हटना और डेडिकेशन पूरा। मेहनत का मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक लगे हुए, ये मेहनत नहीं होती है, बेवकूफी होती है, बेवकूफी। मेहनत का मतलब है जितनी जरूरत उतनी मेहनत। अनलिमिटेड वर्क, हार्ड वर्क नहीं बोला मैंने, हार्ड वर्क जितना जरूरत उतना। मेरा ये कंटेंट है, मुझे ऐसे पढ़ने का है, ये कवर करने का है, मैं एफर्ट डालूंगा, रोज का रोज पढ़ूंगा। जब पढ़ूंगा पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा, आ जाए कितने नोटिफिकेशन कॉल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेडिकेटेड हूं। बुखार आएगा तो भी पढ़ूंगा, इतना है कि पढ़ सकता हो। तो ये हार्डवर्क है, ये अपनी इच्छा नहीं हो रही है फिर भी कर रहे हैं, ये कहलाता है हार्डवर्क। अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। तो स्मार्ट वर्क का जमाना है बेटा। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क ऑपोजिट्स नहीं है एक दूसरे के, वो अलग चीज। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि अपने को हम्माली नहीं करना है, स्मार्टली काम करना है, जो कि गलत नहीं है, पर काम तो करना है ना, वो वाली चीज। चलिए यहीं पर बापूजी के प्रवचन की समाप्ति होती है और अब अपन आते हैं हमारे अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 2। ओके, ओरली पढ़ने से रिक्वायर हो जाए, याद हो जाएंगे या लिखना पड़ेगा? मैं और वाइफ जब भी कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यार दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ जाते हैं तो सूप ऑर्डर करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, काम सेटल हो जाता है, क्योंकि उसको पसंद है मंचाऊ और अपने को बर्न्ट गार्लिक। अब क्या होता है, कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है, कोई गार्लिक वाला मिल जाता है, क्योंकि सूप तो 1/2 करके पीते होगे, और उसको भी कोई मंचाऊ शेयर करने वाले मिल ही जाते, तो 1/2 हो जाता है। पर 2 लोगों में बड़ी दिक्कत होती है, एक बार उसे कॉम्प्रोमाइज करना है, एक बार मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है, या पूरा पूरा ऑर्डर कर दो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। तो अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो कि सर ओरली पढ़ने से याद हो जाएगा या लिख लिख के ही होएगा, तो ये डिपेंड करता है बेटा, हर किसी की याद करने की अलग अलग तरीके और अलग अलग बेसिस होते हैं।
आपने बचपन से आदत डाल रखी है कि आपको लिख के याद होता है, आप उसे फॉलो करो, कोई बुराई थोड़ी ना है। आपको देखो आपको कैसे याद होता है, आप वैसे करो। अरे लिख के याद करने की अगर तुम्हारी आदत है तो इससे अच्छी कोई आदत नहीं, वो तो बेस्ट है। उसमें बस टाइम बहुत लगेगा तुम्हारा, पर एकदम पुख्ता तैयारी होती है। क्योंकि जब अपन लिखते हैं ना दोस्तों, तो एक बार वापस से अपन पूरी चीज को लिखते समय सोचते भी है। बोलते समय आदमी क्या करता है, बोलना सोचना पैरेलली चलते रहता है, आदमी रुक नहीं पाता उस समय, प्लस माइनस भी होता चलता। पर लिखते समय उसको कुछ भी गलत लगाओ, देखिएगा अच्छा ये ऐसा, मैं ऐसा सोच रहा था, वो इंप्रूवमेंट ज्यादा बेहतर होता है। पर अगर आपकी आदत नहीं है और आपको ओरली हो जाता है, तो आप ओरली करो, क्यों मेहनत करना लिख के। कोई नई तरकीब थोड़ी ना लगाना इस उम्र में, हो गए अब बड़े, अब क्या है। नहीं सर हम करना चाहते हैं, करके देख लो, एक चैप्टर में ओरली याद हो रहा है, बढ़िया है, नहीं हो रहा है तो नोट्स बना लो। पर कोई भी चीज करो ना तो ऐसी करना जो सस्टेन कर पाओ। पहले ही दिन जिम गए और बहुत सारे डंबल उठा लिए और ओवरडोज कर दी, तो फिर समझ में आ गया फिर साल भर तक जिम नहीं जाना है। वो 3-4 दिन 5 दिन ऐसे यूं खराब भी होने वाले, ऐसे यूं तन के तो चल रहे हैं। चलिए, सार्थक बापू के प्रवचन यहीं समाप्त होते हैं, और इसी के साथ अब हमारा अगला टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चे ने बोला सर आज नया टॉपिक शुरू मत करो, 2 चैप्टर हो गए, उसको रिवाइज करना। नहीं नहीं बेटा, अपने को करना पड़ा, अभी मैं हार्ड वर्क की बात कर रहा हूँ और अभी तुम ऐसी बात कर। आ जाओ। लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, वो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। कुछ बच्चे हैं फ्लैश कार्ड बनाते, छोटे छोटे ऐसे कार्ड बना के पूरे नोट्स बना देते। क्या होएगा, इंटर में फिर भी चल जाएगा, फाइनल में गारंटी मेरी कर ही नहीं पाओगे, कोर्स इतना भयंकर हो जाएगा। तो ठीक है, इंस्टीट्यूट ने थोड़ा कम कर दिया, कोर्स पेपर कम कर दिया, फिर भी नहीं हो पाए। तो तुम्हें लगे तो एक चैप्टर में एक्सपेरिमेंट करके देख लो। चलिए आइए, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन, चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर क्या क्या पढ़ना है अपने को, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट प्रोग्राम की है ये ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और प्रोग्राम। अरे मेरे भाई कुछ नहीं है, ये बेसिकली ये समझ लो तुम कि ऐसे 300 का कंटेंट है इसके अंतर्गत, जो बोलता है कि आप ऑडिट शुरू करोगे तो आपको पहले स्ट्रैटेजाइज करना है, फिर प्लान बनाना है, और फिर डिटेल में प्रोग्राम बनाना है। प्लानिंग से क्या फ़ायदे होते हैं, चलो आज वही डिस्कस कर लेते हैं। तुम बताओ प्लान बनाओगे तो क्या फ़ायदे होंगे। छोड़ो थ्योरी है क्या समझाना तुमको, बचपन से प्लान बना रहे हो, बिजनेस स्टडीज से पढ़ते आ रहे हो, मैं तो तुमको रट्टा लगवा देता हूँ। वाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी। आप इसके लिए निमोनिक यूज़ करना चाहें तो कर लीजिए। निमोनिक के लिए अपन एक स्पेशल कलर रख लेते हैं, हा वायलेट, वायलेट कलर फॉर निमोनिक, डार्क वायलेट कर दो सर। क्या है, पांडव्स। पांडव्स क्या थे, टीम थे। तो प्लानिंग का एक फायदा, टीम सिलेक्शन, प्लस 5 पांडव्स के 5 फायदे, तो टोटल 6 बेनिफिट आपको याद रखने। बताओ दोस्तों, अर्जुन की सबसे सही बात तुम्हें क्या लगती थी। फोकस, भाई को मछली की आंख ही दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। तुम बताओ सबसे इफेक्टिव कौन था, एफिशिएंट। 10 सेकेंड में आदमी खत्म। भीम भीम भीम, छोटा भीम नहीं, बड़ा वाला। इफेक्टिव, एफिशिएंट। तुम बताओ डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, धर्म की राह पे चलने का बीड़ा किसने उठा रखा था, यूडी, युधिष्ठिर। टीम सिलेक्शन तो वही पांडव का पांडव। तुमको पता है नकुल को पूर्व अनुमान हो जाता था, नकुल को उसको आभास हो जाता था पहले से ही, भ्राताजी आगे से सेना आ रही है हमारे पर, अटैक कर रही है। और सहदेव के तो नाम में ही है सहायक रोल, अदर्स का रोल, यानी अदर्स से कोऑर्डिनेट करने का काम उसको दे रखा था। ये नकुल सहदेव ऐसे ही ज्यादा फ्रेम में नहीं आते थे। 2-3 घंटे में इनकी पूरी महाभारत की शूटिंग खत्म हो गई थी, ज्यादा रोल ही नहीं था। बस ये तुम्हारे 6 बेनिफिट है प्लानिंग के, बाकी तो ज्ञान की बात है यार। प्लानिंग से क्या होएगा दोस्तों, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आएगी ऑडिट में, और क्या।
हो साइंस ग्रेजुएट हैं जो यहाँ बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, गुड। कैसा लग रहा है आपको कॉमर्स में आके? अकाउंट्स पढ़ के कैसा लग रहा है आपको? क्या पढ़ रहे हैं आप, जहाँ भी पढ़ रहे हैं? पसंद आ रहा है आपको? कॉमर्स अच्छा लगने लगा है, फाउंडेशन में ही आ गया होगा अब तो? साइंस वाले बच्चों को थोड़ा टेक ऑफ में समय लगता है, पर करते बहुत अच्छा है क्योंकि मेहनती ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, हमें ऑडिट क्या करना है, इफेक्टिव तरह से करना है तो प्लानिंग करना पड़ेगी। प्लानिंग के फायदे क्या है? ये 6 फायदे हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, फायदा क्या है प्लानिंग का? आपका प्लान रहेगा तो फोकस रहेगा। सुबह उठ के आपका प्लान है तो आपको मालूम है क्या करना है। यू डोंट हैव अ प्लान, यू डोंट नो क्या करना है। समय खराब होता है तो एफिशिएंसी खराब होती है। समय खराब मतलब इफिशिएंसी खराब, समय कम ज़्यादा लगना किसी चीज़ में, यानी इनएफिशिएंट काम करना, आपका एफिशिएंसी खराब हो रही है। वहीं आपने सब कुछ प्रॉपर प्लान कर रखा है तो आपका काम एफिशिएंटली भी होगा और इफेक्टिव भी होगा, अच्छे से भी होगा। तो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, फोकस रहेगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लान बनाते समय आप पहले से ही प्रॉब्लम फोर्सी कर लोगे। अरे, बुआ की लड़की की शादी में जाना अपने को 5 दिन के लिए, तो अपन पहले से टाइम वैसा ही बना के रखो कि 5 दिन अपने पास कम है दूसरों से। आप पहले से आइडेंटिफाई कर लोगे कब कब कहाँ का इशू आने वाले, प्रीएम्प्ट प्रॉब्लम। अब क्या होता है, ऑडिट एक अकेला आदमी तो करता नहीं है, टीम करती है। पढ़ाई आप अकेले कर रहे हो बोले, तो यहाँ पे फिर एक टीम का इंपॉर्टेंस है कि भैया ये ऑडिट के लिए कौन सी टीम लगेगी और किसको क्या काम देना है। प्लस कई काम हम टीम के बाहर के लोगों से भी करवाएंगे, एक्सपर्ट की मदद लेंगे, इंटरनल ऑडिटर की, तो अदर्स की मदद लेना। ये सब प्लानिंग स्टेज पे पता पड़ेगा। और प्लान बनेगा तभी हम टीम को सुपरवाइज कर पाएंगे। जब टीम को बताया है कि ये करना है, तभी तो अपन उसको सुपरवाइज कर पाएंगे कि वो ये कर रहा है या नहीं। ओके, अकाउंट्स हो गया, ग्रुप 1 दे दिया आपने, बढ़िया। तो दोस्तों, ये अब तक क्या डिस्कशन है, ये है फायदे प्लानिंग के। तो अल्टीमेटली हमें प्लानिंग अच्छी करने से फायदा क्या होगा? हमारा ऑडिट रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। वो एक कमबख्त, ये ऑडिट रिस्क क्या होता है? रिस्क की हम गलत ओपिनियन देते हैं। इसे बहुत डिटेल में अपन अगले चैप्टर में पढ़ने वाले, बहुत ज्यादा डिटेल में, तो अभी छोड़ दो इसको, मैं ज्यादा इसको ब्रीफ में भी नहीं बताता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। हमें रिस्क और एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करना, अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो जब काम ढंग से प्लान किया जाएगा तो उससे रिस्क की हम गलत ओपिनियन दे दे, ये खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ में हम हमारे स्टैंडर्ड्स का भी पालन कर पाएंगे और समय पर भी ऑडिट कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट है, ये थ्योरी है शुरू की, ठीक है। ये याद करने के निमोनिक दे दिया मैंने तुमको, क्यों? क्योंकि इसमें क्या समझाऊंगा मैं, बेनिफिट ऑफ। सबसे सही सवाल, प्लानिंग शुरू कब होती है? एमसीक्यू आया तो चलो बताओ, प्लान शुरू कब होता है? मैं तुमको ऑप्शंस देता हूं, ए बी सी डी, तुम ए बी सी डी कुछ भी लिखना। ए, ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद। बी, इनिशियल ऑडिट एक्सेप्ट करके क्लाइंट से मीटिंग मीटिंग करके डिसीजन लेके एक बार वहां पे काम देख लिया क्या चल रहा है उसके बाद। सी, ऑडिट कर लेने के बाद। डी, पिछले साल का ऑडिट खत्म होने के बाद। सी क्या है? अब इसका जवाब तुम ऐसे मत दो, मैं तुमसे दूसरी तरह से सही जवाब निकलवाता हूं। तुम बताओ, तुम पढ़ाई का प्लान कब शुरू कर दिए थे? इंटर की पढ़ाई का प्लान तुमने शुरू कब कर दिया था? इंटर की प्लानिंग पढ़ाई की। ए, फाउंडेशन के एग्जाम के बाद। बी, फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद। सी, क्लासेस ज्वाइन करने पर। डी, अभी तक नहीं किया है। शाबाश शाबाश, विश्वकर्मा, जीत लिया है विश्व तुमने। डी, सही बताओ ना, तुम कुछ भी बोलो भले ही। फाउंडेशन पास करने के बाद ऐसा नहीं है, तुमने एक्चुअल में फाउंडेशन की एग्जाम देने के साथ साथ ही इंटर की प्लानिंग शुरू कर दी थी। सीए का बच्चा इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो जाता है, दिल जला हो जाता है,
कि फाउंडेशन की एग्जाम खत्म हुई, उसको 2-3 दिन बाद तो समझ ही नहीं आता क्या मस्ती करूं। अभी तुमको थोड़ा कम है, इंटर के बाद तुम देखना एग्जाम खत्म होगी, तुमको लगेगा और ये करूंगा वो करूंगा, 2 दिन बाद तुम्हारे पास कुछ करने को ही नहीं रहेगा, ऐसे थकेले हो जाते अपन। घूमने हमने चले गए तो ठीक है। तो अपने क्या है, फाउंडेशन खत्म हुई, 3 दिन बाद ही अपने टेंशन शुरू। और अगर लग रहा है तुमको उम्मीद है कि पास हो जाओगे तो, और इंटर अभी करें, प्री रिजल्ट बैच ज्वाइन करें, पोस्ट रिजल्ट बैच, दोनों ग्रुप देना है, एक ग्रुप देना। आर्टिकलशिप यार अभी से सोचना ही नहीं सोचना, अरे अपने शहर से करे या कहीं बाहर जाए, क्लासेस कहाँ से लेनी होगी, टाइमिंग कैसे मैच होगा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी तभी शुरू हो जाती है। तो ये सही भी है, समय क्यों खराब करना, प्लान ही तो कर रहे हो, काम थोड़ी ना करना है अभी। इसलिए बोला गया है दोस्तों, जैसे ही पिछला ऑडिट खत्म होता है ना, अगले ऑडिट की प्लानिंग शुरू हो जाती है। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा तो। और ऐसा नहीं है कि एक बार तुमने प्लान बना दिया कि फिट हो गया, अब तो पत्थर की लकीर है, अपन इसको फॉलो करेंगे। अरे लक्ष्मण रेखा को भी उलांग गए थे, तो प्लान क्या चीज है। तो ऐसा नहीं है कि प्लान एक बार बन गया तो बन गया, या ये फिक्स हो गया कि शुरू के 2 दिन में प्लान बनाता हूं बस फिर उसको फॉलो करता हूं। ऐसा नहीं भैया, समय के साथ साथ सब बदलना पड़ता है। तो डॉक्टर तुम्हारी सर्जरी का प्लान बनाएगा, उसने बना दिया तो ऐसा थोड़ी ना बस वही करेगा भैया, समय के साथ साथ बदलना पड़ेगा। पेशेंट अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है, सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, उसकी हालत बेहतर डिटोरिएट हो गई है, प्लान बदलेगा। तो सबसे पहली चीज समझो, प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलते रहता है। डिस्क्रीट मतलब कि ये 3 दिन कर लिया खत्म, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस इटरेटिव प्रोसेस है, यानी समय के साथ साथ और सुधार होते जाता है। इंप्रूव, इटरेट्स यानी इंप्रूव्स विथ टाइम। डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट, कंटिन्यूअल मतलब कंटिन्यूअस। It often begins shortly after completion of previous audit and continues until the completion of current audit। आखिरी तक चलते रहेगा तुम्हारी भी प्लानिंग। मैं बताता हूं, सीए तो एक ऐसी शानदार एग्जाम है जिसमें बच्चा जब इंटर ज्वाइन करता है तब उसको यूट्यूब पे मिलता है वीडियो एक प्लान करने का, इंटर की पढ़ाई कैसे प्लान करे। फिर जब उसकी क्लासेस खत्म हो जाती है, फिर उसका यूट्यूब पे एक और वीडियो उसको मिलता है, छुट्टियों में कैसे पढ़ाई को प्लान करो। फिर एग्जाम से 1 महीने पहले एक और वीडियो आता है, आखिरी महीने में कैसे प्लान करो। ये तो छोड़ो, एग्जाम के आखिरी 5 दिन में फिर एक प्लान आता है कि अब कैसे प्लानिंग करनी। और ये तो छोड़ो, हर एग्जाम के बाद एक यूट्यूब पे वीडियो आएगा कि अब अगले पेपर की कैसे प्लानिंग करनी। और बच्चे भी इतनी मोहब्बत करते हैं कि सारे वीडियो देखते हैं, जबकि पहले प्लान में भी बताया था आखिरी के 1.5 दिन में क्या करना है, दूसरे तीसरे सब में, पर वो सारा सुनेगा क्योंकि उसको प्लान खुद से करना नहीं है, उसको सुन के ही ठीक लग रहा है। तो दोस्तों, प्लानिंग आखिरी तक चलती है और गलत नहीं है, कोई बुराई थोड़ा ना है। समय के साथ साथ अपडेट करने में क्या बुराई है, वी शुड नॉट बी रिजेक्ट, बट होना चाहिए, सिर्फ सुनना नहीं है अपने को। आगे, However, planning includes consideration of timing of certain audit procedures। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये बात सही है कि प्लानिंग में हमें सीक्वेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। ऐसे लिखता हूं मैं, सीक्वेंसिंग इज नीडेड। कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ प्रोसीजर दूसरों से पहले लगेंगे, ये तो तय है, यानी सम आर टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू अदर ऑडिट प्रोसीजर, कुछ पहले करना पड़ेंगे दूसरों से। जैसे उदाहरण के तौर पे, प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड। अब ये तो तुत्ते उड़ा देगा तुम्हारा ये शब्द, अगले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, अभी तो नहीं। पर इस लाइन का मतलब यह है कि दोस्तों, अब जो ऑडिट होता है ना, इसका थोड़ा सा तरीका बदल दिया इंस्टीट्यूट ने करने का, पढ़ने का नहीं, ऑडिट रियल लाइफ में करने का। इंस्टीट्यूट कहता है कि अब तुम पहले ये मत करो कि तुम ऑडिट करने जा रहे हो तो चेकिंग शुरू कर दो। सबसे पहले तुम पता करो कि कंपनी में किन किन एरिया में कितना कितना रिस्क है, और कौन कौन से एरिया कितने कितने मटेरियल है, अमाउंट वाइज जो भी तरह से। फिर
एरियाज पे उतना कम या ज्यादा समय दो। तो ऐसा ना हो कि यार मालूम पड़ा कि पेटी कैश को डिटेल में चेक करने के लिए मैंने ऑडिट का 10% टाइम निकाल दिया और बाद में फिर समय की कमी पड़ गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप कोई क्लास कर रहे हो और उस क्लास में ऐसा हुआ कि भाई टोटल लेट से फॉर एग्जाम्पल आपके 10 चैप्टर थे, तो शुरू के 3 चैप्टर जो पढ़े वो तो वाह 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 वाह, पर वो 3 चैप्टर में 70% टाइम निकाल दिया बैच का, और आखिरी के 7 चैप्टर 30% टाइम में चले। बस फिर तो क्या गाड़ी चली है दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं हमारी भाषा में घास काटना। समझते हो आप लोग? तो नहीं, पता नहीं। तो ये खराब प्लानिंग का नतीजा है। एक शिक्षक को भी प्लानिंग करना पड़ती है अपनी क्लास के लिए। उसे भी सोचना पड़ता है कि भाई ये चैप्टर है, सबसे पहले कौन से चैप्टर कितने लेंथी हैं, कितने मटेरियल है एग्जाम के लिए, क्या वेटेज है, कितने ट्रिकी है, उसके हिसाब से टाइम अलॉट करना पड़ता है कि ये चैप्टर अंदाजन 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 इतने इतने सेशंस लेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो ज्यादा मटेरियल है, ज्यादा ट्रिकी है, ज्यादा डिफिकल्ट है वो पहले लो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा। नहीं, सीक्वेंस कई बार अलग लॉजिक से भी चल सकती है जो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर है। जैसे आप समझो कि भाई अगर मैं आपको कहता हूँ सबसे मटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर है, तो मैं थोड़ा ना शुरू ऑडिट रिपोर्ट से कर सकता हूँ कि भैया देखो सब ऑडिट करके रिपोर्ट ऐसी बना। आपने बोला ऑडिट कैसे होता है, यही नहीं आता। हमने बोला भाई वो इंपॉर्टेंट काम है, वो बाद में पड़ेगा। तो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको प्लान बनाना है तो आजकल तरीका बदल गया है प्लान ऑडिट करने का। पहले आप क्या करो, आप पता करो किन एरिया में रिस्क है, किन एरिया की मटेरियलिटी ज़्यादा है, और फिर उसके बेसिस पे उस पर उतना समय दो। क्योंकि जग जाहिर बात है दोस्तों, यू विल नेवर हैव टाइम फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, बट यू शुड ऑलवेज हैव टाइम फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। आज तो मैं एकदम बाबा का रूप धारण करके आया हूं दोस्तों, ऐसे एक के बाद एक जीवन के ऐसे अद्भुत रहस्य आपको बता रहा हूं मैं कि अगर आपने इस पे अमल कर दिया तो सीए भी है तो हा। तो हमें इंपॉर्टेंट चीजों पे समय देना है। तो इसके लिए अब ऑडिट कैसे होता है, पहले हम क्या करते हैं बेटा, पहले हम रिस्क नापते हैं कि कहाँ क्या रिस्क है, मटीरियलिटी देखते हैं क्या मटीरियल है, और फिर उसके ऊपर समय डिसाइड करते हैं इस पे इतना समय देना है। तो आप बताइए दोस्तों, सबसे पहले ऑडिट में क्या होना चाहिए? पहला स्टेप ऑडिट का क्या होना चाहिए? पहला प्रोसीजर ऑडिट का क्या होना चाहिए? टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। द फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ ऑडिट शुड बी चाय। सर ऑडिट चाय चाय, अबे ऑडिट करने जाओगे तो शुरुआत कहां से करो? सर क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंगेजमेंट लेटर, वेरी गुड, उसके बाद क्या करो? सर विल स्टार्ट विद द ऑडिट। अबे स्टार्ट कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे? सर मीटिंग करेंगे क्लाइंट से। बहुत बढ़िया, क्यों करोगे मीटिंग? सर समझने के। क्या समझना है तुमको? कि सर क्या क्या बिजनेस है, कहाँ कहाँ ऑपरेशन है, कैसे कैसे काम है, पहले साल है ऑडिट का तो लास्ट ईयर क्या ऑडिट हुआ था, एनुअल रिपोर्ट, पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, सही जा रहे हो। क्यों कर रहे हो ये सब? सर ताकि थोड़ी एंटिटी के बारे में हमें पता पड़े, और हमें पता पड़े क्या चीज़ें रिस्की है, क्या मटीरियल है, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा तो फिर प्लान अच्छे से बनेगा। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब जब भी तुम ऑडिट करोगे तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, रिस्क असेस करना है। रिस्क असेस मतलब तुमको समझना है क्लाइंट को, और रिस्क असेस करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा? तो ऐसे कहता है, ये एक उदाहरण है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि टाइमिंग अपने को सेट करना पड़ता है। जैसे कुछ प्रोसीजर हो सकता है कि हमको दूसरों से पहले लगाना पड़े। एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें रिस्क और कहां पर मटेरियल गलतियां हो सकती है ये पता करना है, तुम इसे आइडेंटिफाई और असेस करना चाह रहे हो, तो मुझे बताओ रिस्क असेस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए तुमको पहले क्या करना पड़ेगा? तुमको पहले समझना पड़ेगा कि कंपनी में मटेरियलिटी का मैं अमाउंट कितना फिट करूं। तुम्हें समझना पड़ेगा कंपनी पे कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं। क्यों? क्योंकि कानून की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे कानून बनाए कि एंटिटी में रिस्क कम से कम हो। तुम्हें करना पड़ेगा
थोड़ा सा रेशियो एनालिसिस, एनालिटिकल प्रोसीजर यानी रेशियो एनालिसिस, अभी इतना समझो, बाद में समझाऊंगा, जिससे तुम पता कर पाओगे ओ माय गॉड कंपनी के डेटर तो हर साल बहुत बढ़ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कंपनी के फेक डेटर तो नहीं है, बैड डेट्स तो नहीं हो रही है, कंपनी बुक नहीं कर रही है, क्या बात है, कंपनी का स्टॉक बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, कहीं ऑब्सोलीट स्टॉक तो इकट्ठा नहीं हो रहा है। ऐसा शातिर होता है ऑडिटर, कैसे एनालिसिस करके। एनालिटिकल प्रोसीजर से रिस्क असेस होता है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं रिस्क असेस करने के, अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं ताकि तुमको बस अभी समझ में आ जाए। इंक्वायरीज विथ मैनेजमेंट, इंक्वायरीज विथ TCWG, इंक्वायरीज विथ इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। या भैया इंटरनल ऑडिटर बैठ जा रहा, हमको बता तूने साल भर क्या क्या किया, कहाँ गड़बड़ निकली। ये सब चीजें करोगे तो ही तुमको रिस्क असेस हो पाएगा। तो तुमको ऑब्वियस सी बात है प्लान में ये चीजें पहले रखना है, बाकी की बात में। ये एक उदाहरण मात्र है और कुछ नहीं। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। ये वो ऑडिट प्रोसीजर है जिन्हें परफॉर्म किया जाता है जिससे कि हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंटिटी की और इंडस्ट्री की, एनवायरनमेंट जिसमें वो ऑपरेट कर रही है, और कंपनी के कंट्रोल्स की। और ये अंडरस्टैंडिंग लेके आप आइडेंटिफाई और असेस कर पाते हो कि क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फ्रॉड के कारण, एरर के कारण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या असर्शन। कुछ समझ नहीं आएगा अभी, नहीं थोड़ा बहुत आएगा, बाकी अपन अगले चैप्टर में कवर करेंगे, डोंट वरी, टू बी डिस्कस। लिखता वापस पढ़ाऊंगा मैं, वापस आ जाऊंगा, नहीं आया तुमको समझ में जब मैं उस चैप्टर में बताऊँ तो बुला लेना मेरे। तो ये तो क्या है, कुछ चीज़ें पहले होगी बाकी बाद में होगी, ये सीक्वेंस की बात हो गई। चलो बढ़िया है। तो बेसिकली हमने क्या बोला भाई, प्लानिंग कंटिन्यूस या इटरेटिव है, कुछ चीज़ों का सीक्वेंस आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पिछला खत्म होते से ही शुरू हो जाता है, चेंज होते रहता है, बंद नहीं होती है प्लानिंग, आखिरी तक चलती रहती है। हाँ बताइए, प्लान किसको बनाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जो की टीम मेंबर्स हैं, जो एंगेजमेंट पार्टनर और सीनियर मेंबर है, वो आर्टिकल को डालोगे तो वो प्लान कैसा बनाएगा, वो ऐसा प्लान बनाएगा कि यार सैटरडे अपन वहाँ चलते हैं, संडे घूमने निकल जाए। तो आप सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर और अदर की सीनियर मेंबर्स को इन्वॉल्व करिए, वो लोग प्लान बनाएं, क्योंकि इनका अनुभव है, इनकी समझ है, और इनका प्लान इफेक्टिव और एफिशिएंट बनेगा। ये मानते हो तुम। असर्शन लेवल मतलब अभी तुम समझ लो अकाउंट लेवल। कोई चीज तुम्हारी पूरे P&L की बैंड बजा दे, बैलेंस शीट की बैंड बजा दे, जैसे कंपनी कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर दे, अलाउड नहीं होता कंपनी का, तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैंड बज गई। पर लेट्स से फॉर एग्जांपल तुमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो इससे सिर्फ तुम्हारे PP फिक्स एसेट्स के बैलेंसेस गलत आएंगे। असर्शन लेवल मतलब अकाउंट लेवल, एक पर्टिकुलर अकाउंट पर। अभी ऐसा समझ लो, असर्शन को अकाउंट पढ़ लो। मेरे पास बहुत सही तरीके दोस्तों ऑडिट समझाने के। रैप को है ना मन में किसी को बताना मत, हाँ बहुत बड़ी सीक्रेट बता रहा हूँ। रैप को मन में KYC पढ़ो, रैप को मन में KYC पढ़ो। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कुछ नहीं होता है, अब तक क्लाइंट को पता करना होता है। KYC समझते हो ना, दो योर क्लाइंट। तो ऑडिट करो उससे पहले उसकी जानकारी लो कि भैया ये आदमी को दे, कितना पुराना है, कब तक को दे, उधर को दे, कितने पिछले फाइनेंशियल्स कैसे रहे, प्रॉफिट्स कैसे रहे, इसके ऊपर कोई लांछन तो नहीं चल रहे, इसके ऊपर क्या क्या कानून लगते हैं, ऑडिटर की रिपोर्ट कैसी रही है। ये सब पता करने से अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो आदमी या उसके बिजनेस या उसके अंदर के कंट्रोल्स कितने रिस्की है। तो ये KYC में अपन एंटिटी भी पता करते हैं, एंटिटी के कंट्रोल्स की भी KYC करते हैं, ये कंट्रोल क्या लगा रखे हैं, कैसे लगा। मन में KYC पढ़ो, लिखना मत एग्जाम में, हो भूल के भी KYC, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले तुमको। इसलिए मैंने लिखा है, मन की बात है, ये आपस की बात है, किसी को नहीं बताना। रैप समझने में आखिरी तक कई बच्चों को समझ नहीं आता है, पर KYC समझ में आता है, और ये KYC है। एक्चुअल में US में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना ऑडिट के, बहुत ही गजब होते हैं। वो सिंपल भाषा में, जैसे इंडिया हम थोड़ा क्या, हम UK गवर्नमेंट है, UK में क्या होता है, बहुत ही परफेक्ट लैंग्वेज यूज़ होती है, अंग्रेजी ग्रामर बहुत। US में ग्रामर कोई यूज़ ही नहीं होती अंग्रेजी में, बस समझ में आना चाहिए बात, इतनी यूज़ होती है। तो US की जब तुम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ोगे ना, वहाँ के
वो एकदम सटीक होते, वो ऐसी भाषा में लिखे होते जो यू दिमाग में ऐसे फिट हो जाते। वहाँ पे केवाईसी बोलते हैं कि ऑडिट करने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम केवाईसी करेंगे, जिससे हमें पता पड़ेगा कंपनी, उसकी इंडस्ट्री और उसके कंट्रोल्स के बारे में, जिससे पता पड़ेगा क्या चीज़ों में रिस्क है, मटेरियल क्या क्या चीज़ें हैं, फ्रॉड कहाँ हो सकते हैं, एरर कहाँ हो सकते हैं। उसके बेसिस पे फिर अपन आगे अपने प्रोसीजर लगाए। तो इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं। आओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या हमें हमारा प्लान मैनेजमेंट से डिस्कस करना चाहिए? अरे वाह, बहुत सही सवाल पूछा है। तो द आंसर इज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट को बताओगे तो वो पहले से तैयारी करके रखेगा, अच्छा इस दिन आप ये डिपार्टमेंट में चेक करने जाओगे तो हम आदमी अवेलेबल रखेंगे। और इतना डिटेल में मत बता देना कि मैनेजमेंट को सब पता पड़ जाए, और अगर उसको कभी फ्रॉड करने की इच्छा हो तो उसको मालूम है ऑडिटर क्या चेक करेगा क्या नहीं चेक करेगा, तो मैं उस हिसाब से चीज़ें भी कर दूँ। तो यू मे डिस्कस, कंपलसरी नहीं है। इससे कंडक्ट ऑडिट में सहूलियत होगी आपको, पर ध्यान रखना कि इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। कब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी इफेक्टिवनेस? जब आप बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लो, उसको सब पता पड़ जाएगा तुम्हारी स्ट्रैटेजी। तो अगर वो बदमाश मैनेजमेंट हुआ ना, तो उसको पता पड़ जाएगा चोरी कैसे छुपानी। तो ये प्लानिंग के कुछ इनिशियल एलिमेंट्स हैं आपको जो ध्यान रखने। दे एक और चीज ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखो और आपको फिर A B C D E ये पॉइंट लिखना पड़ेंगे। ऐसा नहीं, क्वेश्चन किसी एक पॉइंट पे आएगा कि ऑडिट एक कंटिन्यूस इटरेटिव प्रोसेस है, इसको एक्सप्लेन करो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन करो, ऐसा आएगा। तो आपको उसके अंदर के पॉइंट याद रखने, पांडव्स वाले वो 6 पॉइंट याद रखने हैं। चलिए, ये वाला प्रोसेस ये थोड़ा सा लंबा है तो अपन आज नहीं लेंगे इसको, फिर अपन इसको अगली क्लास में लेंगे। उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स में एक चीज़ मैं नोट कराना चाह रहा हूँ, उसे नोट कर लीजिए। कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर। ICAI कहता है when a CA accepts audit of a client which was previously, इससे पहले, audited by another CA, then the incoming auditor, incoming CA, to communicate with outgoing CA, जो पिछला ऑडिटर था। इनकमिंग आउटगोइंग समझ में आ गया तुमको? ये सिर्फ ऑडिट में जरूरी है, सब में, एश्योरेंस वगैरह में नहीं, बाकी सब में। क्या कम्युनिकेट करना है? वेदर ही हैज एनी रिजर्वेशंस, डाउट्स फॉर इनकमिंग ऑडिटर्स एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, कि भाई तेरा ऑडिट था, मेरे पास आया, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। इट इज आउटगोइंग ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी to respond in reasonable time. Else, incoming auditor is free to accept the audit. तो रीजनेबल टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन। रीजनेबल टाइम में आपके पास जवाब आ जाना चाहिए। अगर आपके पास आ गया, अच्छी बात है, उसका जवाब पढ़ लो। आपको लगता है उसने जो बातें बताई है उससे मालूम पड़ रहा है क्लाइंट की इंटीग्रिटी पे डाउट है, तो देख लो, मत करो एक्सेप्ट। आपको लग रहा है ऐसे कोई खास मुद्दा नहीं है, कर लो, आपकी इच्छा। पर वो जवाब नहीं दे तो ऐसा नहीं है कि बार बार हमें पूछना है, जब तक जवाब नहीं आया रुकना है, नहीं।
हमने हमारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उसको उसकी जवाब देने की पूरी करना है। वो नहीं करे, रीजनेबल टाइम क्या होता है, 5 7 10 दिन, और क्या, आप अपना ऑडिट स्वीकार कर लें। पर ये अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है, दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरी सीए हु इज एन ऑडिटर। किसने मैंडेटरी किया है? आईसीआई ने सीए एक्ट में ये डाल रखा है, सीए एक्ट में प्रोविजन है इस मुद्दे। चलिए, आज का हमारा डिस्कशन यही पूरा होता है दोस्तों। कोई डाउट्स आपके रह गए हो तो बता दीजिए, एल्स वी आर डन। थैंक यू।